कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार, हालांकि बैंक निफ्टी की तरफ से रिकवरी की पूरी कोशिश, लेकिन देखना ये कि आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आती है या फिर रहेगा दबाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सहयोग पूरा नहीं, लेकिन हफ्ते के पहले दिन कमजोर ट्रेड। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अच्छी बात है, एक दो बार बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट करी है, बैंक्स थोड़े मजबूत लग रहे हैं, बट रिकवरी के बाद और एक्शन कैसा रहेगा ये जानते हैं अनिल सर के साथ। आखिरी 1.5 घंटा बाकी है। सर बताएं, इस समय की बड़ी बातें क्या? बड़ी बातें यही है दीप की बाजार उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड कर रहा है, कोशिश करता है रिकवरी करने की, लेकिन रिकवरी टिकाऊ नहीं दिख रही है। 17,000 के आसपास टाइम पास करता हुआ निफ्टी अब थोड़ा और नीचे 16,950 के करीब है। बैंक निफ्टी 36,000 के करीब आता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा, ये 4 कमजोर कड़ियां हैं आज के बाजार की। सबसे ज्यादा दबाव यहीं से, और उसमें भी सबसे ज्यादा एफएमसीजी और मेटल शेयरों पर दबाव है। मजबूती कहाँ है? प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में ये मजबूत होते दिख रहे हैं। ऑटो शेयर में अच्छी रफ्तार तेजी की तरफ बनती दिख रही है। डाउ फ्यूचर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और लगातार ये कमजोरी होते दिख रहे हैं। दिन में एक बार ऐसा लगा कि थोड़ी रिकवरी के मूड में, लेकिन अब फिर से 0.5% कमजोर है। लगभग 250-250 पॉइंट का नुकसान वहाँ पर है। यूरोप में 1 से 2% नीचे तक के ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कहीं कोई सहयोग सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद भी डाउ फ्यूचर्स मूड में नहीं है। बिल्कुल मूड में नहीं है सर, बहुत सुस्ती छाई हुई है और देख ही रहे हैं कमजोरी है। बहुत सुस्ती छाई हुई है और देख ही रहे हैं कमजोरी है। यूरोप के बाजारों में, एशिया के बाजारों में, अमेरिकी फ्यूचर्स में, एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजारों में भी सुस्ती का माहौल है। कैसे समझे सर? जो बैंक्स हैं थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाकी कहीं से भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। एक दो ऑटो स्टॉक्स हैं, चलिए वहां पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है, बट डिफेंसिव्स भी गिर रहे हैं। आईटी फार्मा देख लीजिए, हाई बीटा, मेटल्स गिर रहा है, रियल एस्टेट गिर रहा है, एनबीएफसीज में भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों तरफ के जो पिलर्स हैं बाजार के गिर रहे हैं? जो गिरने चाहिए, जिन सेक्टर पर व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है वो गिर रहे हैं। एक्सेप्ट एक फार्मा छोड़ दे जिस पर हमने आज सुबह व्यू नहीं रखा था। अदरवाइज मेटल देख लें, दीप आईटी देख लीजिए, ये कमजोर है ही। एफएमसीजी तो पाम ऑयल की वजह से होना ही होना था। तो ये तीनों ही सेक्टर कमजोर हैं ही। हल्की फुल्की खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है ऑटो में, जिस पर हम आज कॉन्ट्रेरिली बुलिश थे। और बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर मार्केट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट दे दिया। सो बिल्कुल अच्छा ट्रेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंडामेंटली जिस सेक्टर का जिस तरफ रुझान होना चाहिए वैसे होता है, पहली चीज। दूसरी अच्छी चीज क्या है दीप, आज खरीदारी की जो रेंज थी वो थी आपके लिए 16,825, 16,950, ठीक है ना। तो पहला सपोर्ट सुबह हमने 16,950 के आसपास ही लिया है, ठीक है। आज अब दिन में इस वक्त अब वापस आप 16,950 के आसपास है और 16,900 का लो बनाया है, तो आप सपोर्ट रेंज में है। अब फ्रेश मंदी हमें तब सोचना है जब 16,800 के नीचे ट्रेड करें। तो 150 पॉइंट की रिस्क और है मार्केट में यहाँ से, हाँ। लेकिन बड़ी रिस्क तब बनेगी जब आप 16,800 के नीचे ट्रेड करेंगे, नहीं तो 100, 125, 150 पॉइंट की रिस्क और है। 16,824 का हमने पिछली बार लो बनाया, वहां से घूमे तो यहाँ से 125 पॉइंट दूर होता है। सो इस रेंज में थोड़ी रिकवरी के चांस बनते हैं। स्टॉप लॉस 16,800, 16,775, 16,750, जो ठीक लगे वो लगाओ। ये 50 पॉइंट की रेंज में आपको जहां ठीक लगे आपके रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। तो पहली चीज है कि यहाँ बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दिक्कत एक ही है कि डाउ फ्यूचर साथ नहीं दे रहा। अगर डाउ फ्यूचर रिकवर होकर 50-100 पॉइंट ही नीचे रह जाए शायद, तो हो सकता है हमारे बाजार चल पड़े, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम रिकवरी की कोशिश भी कर रहे हैं तो टिक नहीं पा रहे। ये चीज होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है दीप, वो 35,425, 35,525 का है। और आप देखिए एग्जैक्टली 35,511 पर बैंक निफ्टी ने लो बनाया और वहां से घुमाया। और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वहीं खरीदारी करने की राय थी कि आप 35,325 से 35,525 की रेंज में ही लीजिए, यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। सो बड़े जब मूव हो तब भी रेंज निकालने में पूरा ध्यान लगा कर करना पड़ता है, तब जाके आपको एग्जैक्ट जगह पकड़ में आती है कहाँ से लेना है या कहाँ बेचना है। ऊपर आप देखिए 36,300, 36,500, 36,300, 36,350 फाइनल रेंज है। इसके पार निकलने में मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्ट हाई 36,270 का है, 36,300 के पास से ही घुमा है। अब 25-50 पॉइंट तो इस तरह के बड़े मुंह में आप एग्जैक्ट नहीं गिन सकते, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट दोनों तरफ के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। अगर मार्केट अनाप शनाप भागे, किसी लेवल से ऊपर मतलब नहीं है, अनाप शनाप गिरे को कोई सपोर्ट ही नहीं, ये ठीक नहीं है। सही जगह पर आप रुक रहे हैं, ऊपर की तरफ सही जगह पर आप सपोर्ट ले रहे हैं, नीचे की तरफ, ये बढ़िया। तो परफेक्ट मार्केट है, मुझे इस मार्केट से कोई डर और चिंता नहीं। अच्छा है, मौके दे रहा है। देखो अच्छा या खराब, मौके के साथ किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है।
करेक्ट, ट्रेडर्स के लिए। हाँ, तेजी करने वाले के लिए खराब होगा तो मंदी के लिए अच्छा होगा। जितने लोगों ने खरीदा उतने बेचा भी है, तभी तो ट्रेड हुआ है। सो अच्छे खराब से ज्यादा मैं अच्छा खराब किसको मानता हूँ, जब बाजार है ना अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करें, है ना, प्रॉपर तरीके से अंधाधुंध ट्रेड न करे कुछ भी कि कोई भी लेवल टूट गया और कोई भी लेवल बढ़ गया, वैसा नहीं हो। ढंग से ट्रेड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि आप दिमाग से डिसीजन ले सके कि भाई हाँ ये जगह अच्छी खरीदने के लिए, ये मेरा दिमाग बोलता है, ये मैंने पढ़ाई की, ये मैंने लेवल्स देखे, ये मैंने डेटा देखे हैं, वहाँ पे मैं खरीदना चाहता हूँ पैसा। लेकिन वो आपका दिमाग को गलत करने की कोशिश बाजार करे तो आपको बाजार खराब मानना चाहिए। अदरवाइज बाजार अच्छा है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा ट्रेड करा है तो ठीक है, फिर तेजी मंदी तो अलग बात है। बिल्कुल, तो आई थिंक ठीक है, मार्केट लेवल्स सेटअप ठीक है, सेटअप ठीक है। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी से आफ्टरनून डेटा भी समझेंगे और क्या फ्रेश रिव्यू बनाना है ये भी जानेंगे। आइए देखते हैं खबरों के दम पर कौन से शेयर्स एक्शन में हैं आज, और ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के लिए कुछ ट्रिगर्स। कुशल वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो जो नंबर्स आज आने वाले हैं, काफ़ी लंबी सूची है जिसमें कुछ एक के आ चुके हैं, कुछ एक के आने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एवरेडी इंडस्ट्रीज, जीएमडीसी, महिंद्रा सीआई, ऑटोमोटिव पर नजर रखिए, महाराष्ट्र स्कूटर्स, साथ ही टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, तत्व चिंतन फार्मा जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स को लेकर, तो काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पर सरकार के साथ पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। आज से 27 तारीख तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। टाटा सेंस की एजीएम भी है, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। कल के सत्र में 26 अप्रैल आप देखिए निफ्टी से बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफ&ओ स्पेस से अतुल लिमिटेड, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यूनाइटेड ब्रेवरीज और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से अगेन 2-3 चुनिंदा नाम मैं आपको बता दूं, गेटवे डिस्ट्रिपार्क, एबी सन लाइफ, एएमसी, डी लिंक जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स भी रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कैंपस एक्टिव वेयर्स, इसका आईपीओ खुलने वाला है, कल खुलेगा, ये 28 तारीख तक खुला रहेगा। कुल 1400 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है और जो प्राइस बैंड है 278 से 292 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नंबर्स तो डिक्लेयर करेगा ही, साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर भी इसी दिन बोर्ड बैठक होने वाली है। स्पाइस जेट यहाँ पर नए रूट्स पर अपनी काफ़ी सारी फ्लाइट जो हैं ये स्टार्ट करेंगे 26 अप्रैल से। साथ ही सारेगामा इंडिया स्टॉक स्प्लिट जो इन्होंने अनाउंस किया था उसकी एक्स डेट कल के सत्र में होती हुई नजर आएगी। और अंत में बुधवार यहाँ पर निफ्टी से बजाज ऑटो और एचयूएल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफ&ओ की लंबी सूची है जिसमें एचडीएफसी एएमसी, आईईएक्स, साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम, सिंजीन इंटरनेशनल और ट्रेंड इंडियन होटल्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। कैश स्पेस से 5 पैसा कैपिटल, साथ ही चेन्नई पेट्रो, हटसन एग्रो जैसे प्रोडक्ट्स, हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स भी अपने नंबर्स जो है डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर समीक्षा बैठक भी होने वाली है। पीएम मोदी अन्य राज्यों के जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे और एक डिटेल्ड कोविड-19 एसओपीज भी जो है 27 तारीख को ही जारी होती हुई नजर आएगी। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर आईपीओ, इसका भी खुलता हुआ नजर आएगा। कुल 1600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, प्राइस बैंड 516 से 542। एफडीसी का बाईबैक खत्म होगा 27 तारीख को और एबीबी इंडिया अंत में फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने डिक्लेयर किया था ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ओहो, बहुत काम किया। नंबर्स काफी सारे हो गए सर। अच्छा, तो फिर इतना सब में तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं पाएंगे खबरों के। नहीं। ये स्पाइस जेट की नई फ्लाइट कहाँ शुरू हो रही, कुछ आइडिया है? नहीं, काफी सारे रूट्स, कोई बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ हो रही हो। मैं बताता हूँ सर अभी। हाँ, तो आज मैंने इसीलिए पहले से आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि इतनी सारी खबरों में हो सकता है डिटेल में ना पड़ी हो। चलिए, तो ढेर सारी खबरें आज आती हुई दिखी है। नहीं, ये तो ट्रिगर्स हैं, खबरें तो अभी आपको बतानी बाकी है। हाँ, ट्रिगर्स हैं, तो ट्रिगर्स इतने तो खबरें कितनी होंगी? ट्रिगर से कम है। कम? अच्छा, ट्रिगर से कम है। नतीजे? हाँ, नतीजे भी है। एक नतीजा आया, एक तो स्नोमैन का थोड़ी देर पहले नतीजा आया था, इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल का आया। लेकिन इसके पहले एक एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको बताया उसके बारे में बता देता हूँ। ईडी की जांच जो है उसके घेरे में एमसीएक्स आ चुका है, क्योंकि सिक्किम में होने वाली कमोडिटी ट्रेडिंग जो है उसकी जांच की है। ईडी ने शुरुआती जांच शुरू की है। गैर सिक्किम के लोगों ने टैक्स छूट का फायदा उठाया है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एमसीएक्स के ऊपर जांच हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर भी देखने मिला। नतीजा है सेंचुरी टेक्सटाइल के, जहाँ पे घाटे से ये कंपनी जो है वो मुनाफे में आई है। 10 करोड़ के घाटे के मुकाबले 84 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने किया है। खबरें बोरोसिल रिन्यूएबल्स में है। इंटरफ्लोट कॉर्प में 100% हिस्सेदारी जो है ये कंपनी 2 करोड़ 94 लाख यूरोज में खरीद रही है। वेल्सपन कॉर्प कंपनी को दक्षिण पूर्व एशिया से 55,000 टन पाइप के सप्लाई का ऑर्डर मिला है। भेल 6000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर जो है एनटीपीसी से इस कंपनी को मिला है। टेक महिंद्रा फ्रीमैंस ग्रेटन से ऑर्डर मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एसबीआई का टीसीएस के साथ करार किया है। कस्टमर ऑनबोर्डिंग सर्विस के लिए करार जो है वो किया गया है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने करार किया है। क्लाउड
कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए करार किया है। श्रीराम प्रॉपर्टीज ये कंपनी जो है लोगोस के साथ इन्होंने 90 एकड़ ज़मीन बेचने के लिए एक करार किया है। वहीं एलेम्बिक फार्मा इस कंपनी की सब्सिडरी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। स्किन की एक दवा है उसके लिए इस कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। टीवीएस मोटर कंपनी ने पेट्रोनस के साथ करार किया है। टीवीएस रेसिंग टीम के लिए करार जो है वो किया गया है। मार्क्सन फार्मा कंपनी एक्सेस हेल्थ केयर का अधिग्रहण करेगी। 27 करोड़ 10 लाख में ये अधिग्रहण जो है वो किया जाएगा। अब ब्लॉक डील्स है। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 13.9 लाख शेयर्स, सेल में 35.5 लाख शेयर्स, टाटा स्टील में 4 लाख शेयर्स, आईटीसी में 6.2 लाख शेयर्स, जोमेटो में 28.2 लाख शेयर्स और ओएनजीसी में 9 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है ढेर। आप तो बोल रहे तो कम में कुशल से फिगर से कम कम नहीं, बराबर ही थे, ज्यादा ही होंगे। कुशल तुम्हें लगा कि ज्यादा ये कम है वरुण की? नहीं सर, कम तो नहीं लगा। हाँ चलिए, तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारे ट्रिगर्स, ढेर सारा एक्शन और एक्शन बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी में सेंचुरी मारता हुआ 100 पॉइंट ऊपर। कभी कभी ऐसा भी होता है निफ्टी को ये ऊपर नहीं आने देता। आज निफ्टी को कह रहा है आओ भाई ऊपर, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। आखिरी 1.5 घंटे में कहां किससे कितना सपोर्ट मिलेगा इस पर करेंगे चर्चा। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा और दमदार पैनल है। आइए स्वागत करते हैं सबका। बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी ऑरो फार्मा बेचना है, थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक आता है तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि हमारे रडार पर ये 645-46 के आसपास आया है। अभी 641 है तो ये बिल्कुल 644-45 जा सकता है, तो यहाँ पर बेचिए 44-45 तक और बेचिए। 651 का स्टॉप लॉस, 620 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 590, ये पोजिशनल टारगेट है 2 से 3 दिन का। औरोबिंदो फार्मा ये है वो स्टॉक जहाँ शॉर्ट करने की राय है। ओके, क्या बात है। आज मॉर्निंग शो में जय की तरफ से खरीदारी की राय थी ऑप्शंस में, और क्लोजिंग शो का पहला बिगुल यहाँ पर बिकवाली की राय 641 पर यहाँ पर, और एक्चुअली नीचे आया भी 660 से 640 आया है। बात सही है, ये कमज़ोर स्टॉक है जहाँ पर बेचने की राय आपके लिए। 620, 590 दो टारगेट के लिए यहाँ पर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। आशु सर हमारे साथ तैयार है। आशु सर, पहले तो एक बार आपका बाजार पर आउटलुक और साथ ही अगर आपके कोई स्प्रेड्स जो खुले हैं जिन पर आप अपडेट देना चाहें पहले वो बताएं सर, फिर मैं स्टॉक्स पे भी आऊँगा आपके पास। अनिल जी कोई स्प्रेड तो नहीं है। अनिल जी बाजार का अपडेट ये है कि जो हमने एक्सपायरी अलर्ट पे ही बात की थी कि जो स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिलेगा, बट अनिल जी अब एक मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बाजार खराब हो गया है। जी अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अक्रॉस द बोर्ड, पहले तो ये था ना कि मेटल्स वीक है, बैंक्स वीक है, अब तो अनिल जी आईटीसी से लेके एलएनटी और एलआईसी हाउसिंग से लेके मैकडॉवेल, मेटल से लेके आईटी, बैंक से लेके सब सेक्टर्स में अनिल जी जो है ना मतलब खराब हो गया है। तो अनिल जी अब मैं मार्केट में अगर यहाँ से बोलूँ ना कि मतलब अभी हमने जैसे क्लाइंट से बात भी की कि यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा रिवर्सल लगता है, एक बार यहाँ से अप मूव आना चाहिए, निफ्टी में थोड़ा रिवर्सल लगता है, बट अनिल जी ऑनेस्ट बात यह है कि वो फ्यूटाइल रिवर्सल्स हैं। उन रिवर्सल से क्या होगा कि हर स्टॉक में हम ट्रैप्ड है, मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है। तो अनिल जी मैं अगर ये कॉल दे दूं या मतलब ये सोचूं कि यहाँ से तेजी ये इनमें बाउंस बैक आएगा, अनिल जी पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि अब जो जिन स्टॉक्स में फंस गए हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट करना है, उनको मार्जिन सफिशिएंट रख के अनिल जी कॉल्स बेचनी पड़ेगी, एग्रेसिव कॉल राइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल का तरीका तो यही है। अनिल जी अगर आप सोचें कि प्लेन वनीला मार्केट ऊपर आ जाए और एग्जिट दिख जाए, नहीं दिख। अब जैसे मार्केट अनिल जी वापस कैसे आ सकती है? अब वापस आ सकती है कि बहुत ज्यादा घटने के बाद शायद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा रिवर्सल आ जाए। अब जो लिया हुआ है जिसने एचडीएफसी बैंक तो अनिल जी वो 250 ऊपर 300 ऊपर लिया हुआ है, अब 50 से 70 रुपए का रिवर्सल भी आ जाएगा तो वो ग्लास फुल ग्लास हाफ एम्प्टी, वो ना तो अनिल जी जिसने 250 रुपए ऊपर लिया हुआ है उसको कुछ मतलब हाँ ऑब्वियसली लॉसेस कुछ कम आते हैं और कम होते हैं, लेकिन नया किसी के पास हिम्मत होगी लेने की। अनिल जी जब मैं कह रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड, आप भी जानते हैं अक्रॉस द बोर्ड सब में ट्रैपिंग हो रखी है, तो कैसे मतलब कोई ले सकता है? तो अनिल जी बहुत ना क्रेडिबल ट्रेड नहीं है। मतलब आज मैं सुबह सुन रहा था एक चीज, मैं संदीप जैन जी से बहुत वो आप उनको कहते हैं मूड क्यों खराब है? अनिल जी मूड बिल्कुल खराब होता है जब आप देखते हैं क्लाइंट्स और पब्लिक इस तरह से फंसती है
और पैसे लगते हैं तो अनिल जी मूड तो खराब होता ही है। टाटा मोटर क्या, टाटा पावर क्या, अनिल जी कोई भी जगह मतलब मार्केट में पैनिक नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई यूक्रेन वॉर वाला पैनिक आ गया, आशु जी, इन्फ्लेशन वाला आ गया, ना आशु जी, मूड तो खराब होना ठीक है। मेरा पॉइंट ये कि अगर चेहरा लटकाने से, मुंह फुलाने से, मूड खराब करने से अगर मार्केट ऊपर आ जाए तो हम सबका कर दें खराब। मैं एक एक का, किरण जी से लेके, वागले साहब से लेके, सचिन जी से, सबका कर सकता हूँ खराब। अच्छा कर सकता हूँ मतलब नहीं, खराब नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिससे सब मार्केट ऊपर आ जाए तो मैं जिन साहब को यही बता रहा था। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे थे अनिल जी, बिल्कुल 100% आई एग्री विद यू। और ऐसे में अगर हम और मूड खराब कर लेंगे तो पीपल हु लुक अपॉन टू अस और लुक अपॉन टू यू, तो उनके लिए क्या होगा। तो आई टोटली अंडरस्टैंड। तो अनिल जी इसलिए मैंने एक चीज वर्ड यूज की है कि अब सौदा संभालने का टाइम है। नया सौदा कोई बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, इसीलिए टाइम के लिए होता है कि राइटफुली सफिशिएंट मार्जिन रखिए और डैमेज कंट्रोल करिए, एग्रेसिव कॉल राइटिंग करिए, क्योंकि मार्केट ऊपर में कोई बहुत ज्यादा मुझे जाते हुए नहीं दिख रहा है। और 17,000 के नीचे तो अनिल जी मतलब अगर ये 16,900 17,000 टिका नहीं और अभी भी कोई बाउंस बैक निफ्टी ऐसा दिखा नहीं रहा है तो अनिल जी नीचे के और भी घर खुलते जा रहे हैं। तो हम फिर वही अनिल जी वही मतलब वो अप्रैल फूल वाली बात तो अच्छी लगती है कि आपकी इस बार इस हफ्ते 19,000 और मई में 22,000 और 25,000, ये बातें अनिल जी मतलब कहने सुनने को तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियलिटी चेक सामने स्क्रीन पे देखते हैं तो वो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा विशफुल हूं कि अनिल जी बाउंस बैक यहाँ से बैंक निफ्टी में पहले, और शायद निफ्टी जो भी आप बिल्कुल बात कर रहे थे कि वो निफ्टी को बुला रहा है कि थोड़ा सा आए और थोड़ा सा मतलब वो मिले, और शायद वो जो है ना बीटन डाउन स्टॉक्स HDFC ट्विंस या उनसे ही आ सकता है कि कहीं ना कहीं तो वो रुकेंगे। तो मतलब एग्जिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़े लॉसेस कम हो सकते हैं। तो उसी को अनिल जी इस वक्त तो ट्रेड मैनेज करना है। कोई बहुत ज्यादा अनिल जी कोई क्रेडिबल नया ट्रेड नहीं है, और अगर हो भी तो अनिल जी मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरे लोग आज अनिल जी हमने ट्रेड स्टॉर्म का आइडिया आपसे शेयर किया 205 रुपए पे, राइट। अगर वो 192 रुपए कोल इंडिया आ गया तो अनिल जी पहले मैं कोल संभालूंगा या मैं दूसरा नया ट्रेड दे दूंगा, चाहे वो 180 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो अनिल जी ये मैं प्रैक्टिकल बात आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये माइंडसेट हो जाता है, और ये बहुत जरूरी है कि ट्रेड संभालना है, अभी ट्रेड मैनेज करना है। तो अनिल जी अभी कोई ऐसा नया ट्रेड नहीं है, बट अगले 1 घंटा में आपके साथ अगर कोई क्रेडिबल चीज दिखती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल, और वही सुबह हम भी जन साहब को ये कोशिश करें, ट्रेड तो हम नहीं संभाल सकते, हम ट्रेडर को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भाई डरो मत, हो गया आगे की सोचो। लेकिन इस बीच जो पीछे जो देखा था सोचा था वैसा हुआ नहीं, कुछ अलग हुआ है, और वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखा है। वो है इंडोनेशिया से जो एक्सपोर्ट किया जाता था पाम ऑयल, उसको लेकर रोक लगाने की जो खबरें आई थी इस वीकेंड पे, उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा। लेकिन अब कुछ अलग ही खबर आती दिख रही है, और वो खबर ये आती दिख रही है कि जो बैन लगाए उसमें क्रूड पाम ऑयल उस बैन से बाहर है, यानी कि आप पहले की तरह ही इस क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट कर पाएंगे। RBD पाम ऑयल इंडोनेशिया एक्सपोर्ट के बैन से बाहर है। रिफाइंड भी, तो क्रूड भी रिफाइंड भी दोनों ही बाहर है बेसिकली। तो हमारे कमोडिटी एडिटर आ रहे हैं जल्दी से मृत्युंजय, और वो पूरी डिटेल हमें बताएंगे भी, भागते कूदते हुए आ रहे हैं पूरे स्टूडियो में, और उनके डिपार्टमेंट वाली खबर है बिल्कुल परफेक्ट, तो वो बताएंगे कि इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सारे स्टॉक्स देखिए, पूरा FMCG रिवर्स, पूरा आज की कमजोर कड़ी मजबूत होती दिख रही है। सारे FMCG स्टॉक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर देख लीजिए, HUL देख लीजिए, मैरी को देख लीजिए, बेचारा सबसे ज्यादा पिटा था ब्रिटानिया, ये भी देखिए एकदम ऊपर आता हुआ दिखा है। तो मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय बताएं, अभी ये जो खबर आई इसका क्या मतलब है? ये खबर सर बहुत बड़ी खबर है, और इनफैक्ट जब फ्राइडे शाम को ये खबर आई थी तभी हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि इंडोनेशिया के लिए बहुत लंबे वक्त तक एक्सपोर्ट को बैन करके रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया साल का करीब 5 करोड़ बैरल CPO का पैदा करता है, जबकि इंडोनेशिया का कंजम्पशन महज 2 करोड़ बैरल के आसपास है। तो 3 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा है, और उनके पास रखने की जगह नहीं है। मतलब 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक इंडोनेशिया अभी के वक्त में नहीं रख सकता है। तो ये एक प्रेशर वाला ऐलान था वहां के राष्ट्रपति का। रमजान का महीना है, उनके ऊपर दबाव है कीमतों को लेकर के, इसलिए बयान आया था, उसको रेक्टिफाई किया गया है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो कि सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा पाम तेल के इंपोर्ट में भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया से होता है। तो हमारा 55 से 60% के आसपास इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। तो हमारे लिए जो सप्लाई की दिक्कत की बात हो रही थी कि हर महीने करीब 5 लाख बैरल सप्लाई कम हो जाएगी, 5 लाख टन के आसपास सप्लाई कम हो जाएगी, वो चिंता फिलहाल दूर हो गई है, जिसका बड़ा इंपैक्ट आपको सभी FMCG कंपनीज पर इस वक्त दिख रहा है। ओके, तो ये अच्छा, पहले तो वीकेंड पे जब खबर आई तो लगा सब पे बैन हो गया। अब ये खबर है कि जो क्रूड पाम ऑयल जो एक्चुअली हम मंगाते हैं वो बैन से बाहर है।
हाँ, क्रूड पाम ऑयल बैन से बाहर है। आरवीडी पामोलिन जो रिफाइंड पाम तेल होता है वो भी बैन से बाहर है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा ये दोनों इंपोर्ट, यही दोनों इंपोर्ट है सबसे ज्यादा। हम फालतू में डर रहे थे। हाँ बिल्कुल नहीं डर रहे थे, लेकिन हमने चूंकि खबर ब्रेक की थी फ्राइडे शाम को, और उसी वक्त हमारे साथ गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर जुड़े थे दोराब जी मिस्त्री, और उन्होंने कहा था ये बात बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कही थी कि ये फैसला उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, तो वो कहाँ बेचेंगे तेल? बाबू लोगों ने ले लिया होगा फैसला, राइट। बाद में सरकार को समझ में आया तो बदलना। मतलब इंडोनेशिया में क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए थे, 2600 रुपए इंडोनेशियाई रुपी प्रति लीटर के दाम पे वहां पे तेल बिक रहे हैं, तो वहां पे लंबी लाइन लगी हुई है। क्या कर दिया गया? इतना 3 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा है, फिर भी लंबी लाइन लगी है। हाँ लंबी, क्योंकि कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है इंडोनेशिया में। अच्छा। और यूक्रेन रूस के बाद वहां पर भी सप्लाई को लेकर एक आर्टिफिशियल चिंता पैदा हो गई थी, जिसको देखते हुए पैनिक ऐलान वहां के राष्ट्रपति ने किया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पूरे ग्लोबल मार्केट में अचानक पैनिक मच गया। वेयर हाउसिंग चल रही थी वहां पर भी प्राइसेस बढ़े, अब समझ में आया उनको। कभी कभी तो मुझे लगता है मृत्युंजय को देखकर सुनकर कि कुछ न कुछ एक आध पाम ऑयल का है, एक आध क्रूड ऑयल का वेयर हाउसिंग हमें भी बना के रख लेना चाहिए। क्या पता -$35 फिर से कच्चे तेल के दाम कभी हो, आप स्टोर कर पाए। लेकिन ये बड़ी अच्छी राहत वाली खबर है, बड़ी बात है, बड़ी रिलीफ वाली खबर है जो मृत्युंजय आपको बता रहे हैं कि जो पाम ऑयल चाहे वो एकदम क्रूड हो या फिर रिफाइंड हो, जो हम हिंदुस्तान में इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, वो एक्सपोर्ट बैन से बाहर है। यानी कि स्थिति यथावत जैसी की तैसे, जैसी पहले थी वैसी अब भी है। करेक्ट? कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो जो कंपनियां हमारे इंडिया में आमतौर पर 3 है डायरेक्टली लिस्टेड में, अदानी विलमार इंपोर्ट करती है, रुचि, गोदरेज और एग्रोवेट। तो 3 ही कंपनियां, तो गोदरेज, एग्रोवेट और रुचि सोया तो खुद प्रोड्यूस भी करती है, तो उनको तो मतलब न पहले ज्यादा फर्क पड़ना था। अदानी विलमार जो इंपोर्ट करती है उनके लिए ये ठीक खबर है। रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनका रिफाइनिंग बिजनेस बहुत ठप पड़ जाता अगर ये होता है तो वो। चलिए बढ़िया, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी खबर इस वक्त आती हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये सब कुछ एक्शन आपके लिए। आइए, शुक्रिया मृत्युंजय, पूरा विस्तार से विश्लेषण तुरंत देने के लिए। किरण जी के लिए बिल्कुल, किरण का कमाल उनकी तरफ से बेहतरीन पिक आपके लिए। फरमाए किरण जी। अनिल जी, शॉर्ट कॉल है और 10-15 दिन का ट्रेड रहेगा, तो अगले महीने के अगले सीरीज के पोजीशंस लेने चाहिए। बेचना है एम्फोसिस ने अनिल जी पिछले 8 महीने का कंसोलिडेशन का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो तोड़ दिया है। मेरा मानना है कि काफी बड़ी डाउनसाइड है, अभी 2790 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा टारगेट है, पहला टारगेट 2600 होगा और दूसरा टारगेट 2520 का रहेगा। तो इधर से बड़ी डाउनसाइड आपको एम्फोसिस में देखने को मिलेगी। इस शॉर्ट ट्रेड के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2840 का रखना है और शॉर्ट पोजीशन लेनी है और कैरी फॉरवर्ड करनी है अगले महीने पे, अगले 10 दिनों तक। 10 से 15 दिनों में ये टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए, क्योंकि 8 महीने का बड़ा कंसोलिडेशन का जो लेवल था वो तोड़ दिया है आज के सत्र में। ओके, तो ये है आपके लिए एम्फोसिस पर बाय, एक फार्मा एक आईटी। आइए देखते हैं मुद्दे जी को क्या करना है बाजार में, बिल्कुल उनके लिए मुनाफे वाले मुद्दे। गुड आफ्टरनून मुद्दे जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल देखिए, एफएमसीजी काउंटर पर लो लेवल से कुछ बाइंग देखने को मिल रही है और एक स्टॉक जहां पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बाय करके चलना है कोलगेट पामोलिव। 1618 सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 1645 का, उसको निकाल दिया, उसके बाद 1660 तक के अपसाइड मूव 1 से 2 दिन के अंदर नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का। देखिए, जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आई, वीकली चार्ट्स पर डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट है, और जहां मार्केट में इतना करेक्शन है, ये स्टॉक अपने हाईज को होल्ड कर पा रहा है। फ्राइडे में जो हाई बने थे उसके भी ऊपर लगातार ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर वाइज लग रहा है 1660 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, तो कोलपाल बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का। कर चलें 1600 के स्टॉप लॉस के साथ। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मार्केट्स के अंदर अभी भी बिकवाली है और अभी भी मेरे पास सेल कॉल है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भी भाव चल रहा है 157 रुपए, 158 रुपए। स्टॉक का नाम है गेल के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा खासा फॉल गेल के अंदर देखने को मिल सकता है। 162.50, 163 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है।
तो 162.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करें। जो नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 152 रुपए से लेके 150 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर गेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे, गेल यहाँ से गिरना चाहिए, नीचे में 152 रुपए से लेके 150 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए गेल, जिस पर आपको बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। एक एक करके सेल कॉल्स बढ़ रही हैं। सत्य जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून सत्य जी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। यहाँ पर खरीदारी करनी है एस्कॉर्ट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगातार पिछले दिनों से कुछ अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। जो एक फ्लोर बना है 1500 के आसपास, मुझे लग रहा है वो फ्लोर काफ़ी एविडेंट है एंड मुझे लग रहा है अगले सीरीज़ के लिए भी ये बेस बिल्डिंग एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी रिवाइवल ट्रेंड यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है। 1600 का एक माइनर हर्डल है, ये जैसे ही निकल जाता है तो लगभग 1680 तक के स्विंग्स बनने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1625 के लिए ये पोजीशन आपको बनानी है। पोजिशनल टारगेट होगा 1685 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1570 पे एंड खरीदारी करनी है एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में। तो एस्कॉर्ट्स यहां पर रखिए नजर। ऑटो काउंटर्स एक लोन बाजार का फेवरेट इस समय बना हुआ है। चुनिंदा बैंक्स और ऑटोज जहां पर अच्छा एक्शन है और अब एस्कॉर्ट्स भी तेजी के मूड में आपको आते हुए दिख रहा है। तो चलिए यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। FMCG बढ़िया रिकवरी आई है। मैरिको पर रखिए नजर। आज सुबह इस काउंटर के बारे में बात भी हो रही थी, जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था और अब रिवर्सल के बाद देखिए मैरिको ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। गोदरेज कंज्यूमर में अच्छी रिकवरी है, HUL अच्छी रिकवरी दिखाकर गया है। तो सारे काउंटर्स जो जुड़े हुए थे इस पाम ऑयल न्यूज़ के साथ, वहां पर मूव आती हुई दिख रही है। अच्छी रिकवरी है यहाँ पर है। पर डाउ फ्यूचर सर एक बार इस पर नजर मत डालो। नहीं डाल चलता नहीं। मैं वही सोचा तो मत डालो, डर लगता है। 350 से नीचे हो गया तो काफी नीचे है। ये रिकवरी के मूड में आता नहीं दिख रहा है। सेठी साहब जुड़े उससे पहले कुछ स्टॉक्स पर राय ले ली जाए एक बार। आप जो रडार पे हैं आशु सर के, आशु सर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, कोई अपडेट्स आप जो देना चाहें? अनिल जी देखिए, सेल खराब लगता था, वो 100 के नीचे आ गया, 97 है, 90 की तरफ जा रहा है। जो भी वो कैंडिडेट्स थे RBL बैंक, वो सब के सब खराब वाले अनिल जी और खराब हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अनिल जी अगर एक चीज बताइए कि अगर मैं एक दो स्टॉक अभी बोल भी दूं नए, अनिल जी जब पुराने वुंड्स ही नहीं भरे हुए लोग अपने पास किसी के पास क्या मतलब अपना ही समझ नहीं आता, तो नए कॉल का कोई ना मुझे वो चीज समझ नहीं आती कि मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है जी, कोई भी स्टॉक में अक्रॉस स्पेक्ट्रम देख रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी मतलब जेन्युइनली कोई भी स्टॉक नहीं लग रहा। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं जी अगर रिवर्सल आना है जिसमें मैं विशफुल ज्यादा हूं और होपफुल कम हूं, लेकिन विशफुल हूं क्योंकि कोई रीजन है कि अगर रिकवरी आनी है तो नहीं जी वो इंडेक्स में आएगी। वो इंडेक्स में वो स्टॉक्स ला सकते हैं, रिलायंस ला सकता है, जैसे मैंने बोला जो बहुत सारे IT नेम्स टूटे हैं, इन्फी, HCL टेक या HDFC ट्विंस, शायद इन्हीं में कुछ रिवर्सल आए। तो मैं अगर अब मुझे कोई ट्रेड लेना है या स्प्रेड बनाना है, मैं भी आपसे अगले 10 मिनट में शायद बैंक निफ्टी का एक स्प्रेड शेयर करूंगा जिसमें हम बहुत ही लो कॉस्ट में नो कॉस्ट में बुल स्प्रेड बनाएंगे। तो मैं इंडेक्स में बनाना चाहूंगा, लेकिन स्टॉक कोई भी राडार पे नहीं है क्योंकि सब स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड ट्रैफिक हो गई है और एग्जिट नहीं होगा। और यही रीजन होता है नहीं जो एक्सपायरी अलर्ट में हम कहते हैं कि टाइमली अगर कट जाए तो कट जाए, नहीं तो ऐसे औने पौने दाव में आपके स्टॉक कट जाएंगे कि मतलब वो लॉसेस फिर ऐसे बढ़ जाते हैं कि जी वो नॉन रिकवरेबल हो जाते हैं। तो मुझे स्टॉक में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। अगर इंटरेस्ट आएगा या है तो इंडेक्स के अंदर है। चाहे अब इस वक्त क्या कहते हैं जी, सिर्फ एक चीज फेवरेबल है कि हमारा गैप डाउन हो चुका है, हम नीचे हैं और जो 350 पॉइंट डाउ है हमारे को नीचे दिख ही रहा है। तो अब वो जो आप कई बार बहुत अच्छा करते हैं कि 350 तो इस प्राइस में आ गया, तो अगर 150 बंद हुआ तो क्या होगा और 700 बंद हुआ तो क्या होगा। तो शायद उस रिवर्सल पे या वहां रुकेगा, उसके चलते अनिल जी हम बुल स्प्रेड में ट्राई कर सकते हैं, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी एज सच अनिल जी किसी स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात तो सही है। और इस बीच गिरने में मतलब सब गिरने में सारे खराब काम ही नहीं हो रहे, कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। कच्चा तेल देखो वापस $100 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। $101 पर आ चुका है ब्रेंट क्रूड। तो यहाँ पर भी वो अलग बात है कि हम आजकल सेलिब्रेट नहीं करते। वो टाइम चला गया जब हम कच्चे तेल की गिरावट को बहुत एंजॉय करते थे। टाइम चला गया मतलब क्या करेंगे। आइए बढ़ते आगे और एक स्पेशल पिक किरण जी, स्पेशल पिक देनी है आपको। बिल्कुल सुपर स्पेशल पिक है किरण जी बहुत डिमांडिंग होते जा रहे हैं। पहले तो शो में नहीं होते थे तब स्पेशल पिक देते थे, अब शो में है तब भी स्पेशल पिक, उसमें भी सुपर स्पेशल पिक। थोड़ा वक्त लगेगा स्पेशल पिक के बिल्कुल कोई थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम के साथ बजा देते हैं हम आपको।
दीप कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्लोजिंग वाले शो में, दोपहर वाले शो में, यार कहाँ सारे एक्सपर्ट्स की दर्जा दिखे। मुझे ऐसा लगता है कि बिगुल का जो आवाज का वॉल्यूम है वो वैसे ही बढ़ा के वैसे ही बढ़ा हो रहा है। हाँ, कितने हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको भी लगता है कि दिन के शो में वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि आप जो खा पीकर और गर्मी के दिनों में केरी पन्ना या फिर छाछ वाछ पीकर, कई बार क्या होता है लोग दूसरे चैनल भी देख रहे होते हैं, फिर नींद आ जाती है फिर इधर आके फिर नींद वहां से लेके आते हैं, फिर हमारे यहाँ जागने की कोशिश करते हैं, फिर पूरा जाग पाते हैं, आधा सोते आधा। तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, आइडिया अच्छा से तो आइडिया अच्छा करना है। चाहिए। तो जरा आप भी अपने आइडिया मुझे भेजिए ट्वीट करके कि क्या वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। तब तक जिनके लिए वॉल्यूम बढ़ाया गया है वो है हमारे स्पेशल किरण जी। बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी, पिछले हफ्ते मैंने स्पेशल पिक के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग काउंटर दिया था बेचने के लिए, वो था इंडियन होटल्स। वो भी डेज लो पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरा कॉल दिया था पीएल शुक्रवार के दिन में, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और सबसे बड़े, यानी ये दो अगर कंपेयर करते हैं, उससे भी बड़ा कॉल जो शॉर्ट कॉल है वो आ रहा है, जो सबसे मीठा वाला काउंटर है बलरामपुर चीनी। अनिल जी, इसमें बहुत लॉन्ग ट्रैप्स है, बहुत बड़े पैमाने पे ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन है, उसका ब्रेक डाउन, और मेरा टारगेट है 420 के पहले ये रुकने का नाम नहीं लेगा। आज सर्किट का कंटेंडर है अनिल जी, और जिस तरीके से लोअर सर्किट का कंटेंडर है अनिल जी, और जिस तरीके से ये फॉल हो रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 475 पे रहेगा, टारगेट 420 ये पहला रहेगा जहां पे रिव्यू लूंगे। कोई कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी इस काउंटर पे। क्या बात है, बलरामपुर चीनी। और एक हफ्ते में 7% शुगर के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम हुए हैं। तो शुगर के दाम, अगर शुगर की वजह से आप तेजी करें तो शुगर के दाम कम हो रहे हैं। बाकी एथेनॉल की तेजी जो है वो तो अपनी जगह है। तो बलरामपुर चीनी है वो स्टॉक जहां पर बेचने की राय आपके लिए आती हुई। बढ़ते आगे और एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण। और वरुण बता रहे हैं कि मार्च तिमाही के नतीजे आने के बाद कौन से बैंक ने बाजी मारी है। और बाजी मारने के लिए, लीडरशिप के लिए तो एक ही जगह होती है, दो ही लोग होते हैं जो आमतौर पर लीडरशिप के लिए फाइट मारते हैं। और नंबर 1 फिर वो होता है जिसमें वरुण दुबे होते हैं इसी बिजनेस में, है ना वरुण? तो आइए, वरुण तैयार है दो दिग्गजों के साथ। कौन है नंबर 1? वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दो कंपनियां हैं, ये दो बैंक हैं जिन्होंने अपने नंबर घोषित किए हैं। तो बेसिकली हमने कंपैरिजन किया, ये तो नहीं है कि कौन खराब है और कौन अच्छा है, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा है ये हमने जानने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी ले लीजिए, बुक की साइज ले लीजिए, हर पैरामीटर पे दोनों बैंक जो है वो अच्छे हैं। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर के हमने ग्रोथ रेट्स ये कंपनीज के जो है उनको मापने की कोशिश की और उसके बेसिस पे ये तय करने की कोशिश की कि कौन ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला पैरामीटर एनआईआई का था। पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एनआईआई है उसमें करीब 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है, जबकि एचडीएफसी का अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 13% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और यहां पे आईसीआईसीआई बैंक ने बाजी मारी है। अगला था प्रॉफिट ग्रोथ, किस तरह की प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिली है। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो 25 से 60% के आसपास की ग्रोथ जो है डिलीवर करते हुए दिखाई दिया है और क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में सुधार है। जबकि एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट यहां भी अच्छे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी कम है। तीसरा पैरामीटर था नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहां अगर आप देखेंगे तो वैसे तो मार्जिन कंसिस्टेंट है, लेकिन इस क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक के मार्जिन्स गिरे थे, जबकि आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में वहां बढ़ोतरी देखने मिली थी। और ये तब जबकि लोन ग्रोथ में एचडीएफसी बैंक के ज्यादा अच्छे देखने मिले थी। आप लोन ग्रोथ देखिए, एचडीएफसी बैंक की इस क्वार्टर में 21% के आसपास थी। उस लिहाज से नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी का बढ़ना था, लेकिन वो गिरा, ये दिक्कत की बात है। लोन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट एक सा ही लोन ग्रोथ डिलीवर करते आ रही है। अगला पैरामीटर वैल्यूएशन का था, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे हमने इनको जज किया और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक काफी हद तक सस्ता है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले। और इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो कुछ ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि दूसरा एचडीएफसी बैंक जो है वो अब आईसीआईसीआई बैंक होगा, जहां पे आपको बेहतरीन ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी। जेफरीज का टारगेट 1070 का है, वहीं बर्नस्टैंड का 790 का टारगेट है। और एचडीएफसी को लेके ब्रोकरेज हाउस चिंतित थे, कह रहे थे कि ग्रोथ रेट जो है वो लगातार धीमी होते जा रही है और खासकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। किसी ने भी प्राइस टारगेट कट नहीं किया, लेकिन अभी भी मैक्वेरी 2005 का टारगेट दे रहा है
और नमूरा 1705 के आसपास का टारगेट दे रहा है। तो ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों पर जबरदस्त एक्शन, एक पर मजबूती की तरफ तो एक पर कमजोरी की तरफ। आशीष सर हमारे साथ तैयार हैं, तो आशीष सर से समझ भी लिया तो होगा इस पर। आशीष सर, इस पर तो आशीष सर का ओपिनियन नहीं पूछे रंदे, हम लोगों को पता ही है आईसीआईसी बैंक के ही बोलेंगे, एचडीएफसी बैंक तो पसंद है ही नहीं। क्यों आशीष सर? अनिल जी, मेरा एक आपसे रिवर्स सवाल है और बड़ा मासूम सा सवाल है जी कि आईडीएफसी ट्विंस जिनकी एस्पिरेशन ड्रीम जो ट्विन बनने की थी, वो ट्विन खुद ही इतनी हालत में आ गए हैं, तो आईडीएफसी को वालों से अभी भी सपना वही है या सपना चेंज हो गया? नहीं, उसमें तो थोड़ा कहता हूँ, मैं रिवर्स बोलता हूँ, थोड़ी सी रिसर्च ये बोलेगा ना कि मैं नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक बनना चाहता हूँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि कोई अच्छी एस्पिरेशन है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। ना आईडीएफसी के लिए तो एचडीएफसी बनना भी एस्पिरेशनल ही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक लेटर का फर्क पड़ जाए, पहले एच आता है फिर आई आता है, GHI, करेक्ट? तो आईडीएफसी पहले बन गया एच, पहले लेटर एच लग जाता आई हटके तो काम हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, अभी तो देखो आई के करना पड़ेगा। हाँ, अब तो देखो कब क्या होता है, लेकिन क्लियर कट आईसीआईसी बैंक है पसंद आपको आशु जी? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल जी, आईसीआईसी और एक्सिस ये दोनों बैंक के अनिल जी बहुत अच्छे हैं, और अगर बैंक में अगर मतलब फ्रंट लाइन बैंक में और जिसमें पैसे बनेंगे अनिल जी, देखिए खराबी और अच्छाई ना सिर्फ अनिल जी, अगर कोई पूछे एचडीएफसी बैंक खराब है, नहीं है, एचडीएफसी खराब है, बिल्कुल नहीं है, रिलायंस कैसा है, बहुत अच्छा है, स्टेट बैंक कैसा है, बहुत अच्छा है। अनिल जी, किस भाव पे क्या चीजें अच्छी हैं? यही नौकरी 8000 में बहुत अच्छा लगता था, अब 4500 है, ऐसे दसियों स्टॉक है अनिल जी, वो आपके मेरे पास नहीं, वो मतलब म्यूचुअल फंड वालों के पास भी है। तो अनिल जी, अच्छे बुरे की डेफिनेशन सारी भाव से है, तो मेरा मानना है कि अनिल जी जो जिस तरह के ग्रोथ ट्रिगर्स आईसीआईसी के पास है और जो जिस तरह का ग्राउंड पे एग्रेशन नजर आता है आईसीआईसी बैंक पे, अगर आप चले जाओ तो अनिल जी वो अनमैचेबल है। अनिल जी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंटली मैं बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहा हूं और काफी सारी जर्नी मेरी मतलब ट्रेन्स पे हुई है, शताब्दी वगैरह पे। आईआरसीटीसी, अनिल जी, मुझे आईआरसीटीसी का भाव वो क्यों था या आज भी क्यों है, मतलब आईआरसीटीसी देख के मुझे समझ ही नहीं आता अनिल जी क्यों भाव है। मतलब मुझे लगा 3-4 साल ट्रेवल कर रहा हूं कि वो जो पानी वाली दाल है वो बड़ी चेंज हो गई है या कुछ बहुत सारा मतलब डिफरेंट चीजें हो गई हैं। अनिल जी, सब कुछ वैसे का वैसे, मतलब ऐसा कहां क्या आईआरसीटीसी ऐसा क्या कर देगा अनिल जी जो मतलब हमारे को वो आईटी कंपनी दिखने लग गई थी ऐसी? तो अनिल जी, ऐसे बहुत सारे थीम्स है ना, जो मीनिया थीम्स बनते हैं, जो यूफोरिया बनते हैं ना, मुझे उन सबसे बहुत डर लगता है और मैं चैनल चेक जरूर करता हूँ, भाई क्या हो गया। आप कुछ टाइम तो अनिल जी पागल बन सकते हैं या पागल बना सकते हैं, लेकिन अनिल जी परपेचुअल या परमानेंट नहीं चीज हो सकती है। तो अनिल जी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका कोई रीजन है कि मेरे बिल्कुल वो मतलब टोटली अवॉइड लिस्ट में होते हैं, एंड इसीलिए मैं बार बार आपसे शेयर करता रहता हूँ। उसमें पागल बनाने का तो एक फॉर्मूला है आशु जी, आपको पता तो होगा वैसे, फिर भी मैं बताऊँ। देखो आप है ना, कुछ लोगों को मतलब बहुत लंबे समय तक पागल बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक के लिए पागल बना सकते हैं, ठीक है ना? सारे लोगों को हर वक्त पागल नहीं बना सकते, ये फॉर्मूला है। ये महान काम करने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं है। अच्छा, बाय द वे, जहाँ तक बिगुल की बात है, तो हमारे को एक टंडन साहब है, आपके बड़े चाहने वाले हैं आशु जी, उन्होंने मैसेज किया है, ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि आशु सर जब भी होते हैं स्क्रीन पे हमें वैसी नींद नहीं आती, चिंता न करें। जब आशु सर हो तब तो बिगुल की आवाज़ बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वैसे बहुत हाई अलर्ट पे रहते हैं। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसे कॉम्प्लीमेंट ही समझा जाए। आइए तब तक मुलाकात करते हैं जल्दी से। सेठी साहब हमारे साथ है तैयार, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज के इस खराब बाजार में भी 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। कैश मार्केट में इतना फर्क नहीं पड़ा है, जिस तरह की गिरावट, हालांकि वहां पे भी नेगेटिव है बट उतने नहीं पिटे हैं स्टॉक्स, और कई स्टॉक्स है वो अच्छा भी कर रहे हैं, तो कैश सेठी साहब को मुझे लगता है 2:30 बजे के बाद वो लैंडलाइन वाले पे ही लगाना चाहिए, लैंडलाइन वाले पे ही लगाना चाहिए। बट फिलहाल चलिए, चूंकि सेठी साहब जुड़ी चुके हैं, तो सेठी साहब बताएं सर पहली पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग। ये ISGEC के नाम से एनएसई में टिकर है। स्टॉक अभी 542 के लेवल पे ट्रेड करता है।
चलिए सेठी साहब को हम लैंडलाइन पर फोन लगा रहे हैं और मुलाकात करने जा रहे हैं। तब तक एक काम करें, 2:30 बजे वाली स्ट्रेटजी कर लीजिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज 2:30 का ऑलरेडी वैसे हम लेट ही चल रहे हैं, तो कर लेते हैं फटाफट। आइए अनिल जी की स्ट्रेटजी। ग्लोबल पिक्चर तो खराब है, इसलिए जो एफएमसीजी की रिकवरी आई उसमें हमारे बाजार ज्यादा ऊपर आ नहीं पाए, क्योंकि 350 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% की गिरावट दिखा रहे हैं सर, यहाँ पर और प्रेशर बन रहा है। यूरोप के बाजार 2 से 2.5% नीचे हैं, एशिया के बाजार 2 से 2.5% नीचे थे, बल्कि चीन के बाजार सर 5% लुढ़के थे। चीन का बाजार इंसिडेंटली जुलाई 2020 के लेवल पर आ गया, यानी कि अपने कोरोना लोज थे उससे भी ज्यादा दूर नहीं है, जुलाई 2020 के लेवल पर ऑलरेडी आ गया है। डेथ्स बढ़ रही हैं, कोरोना लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, तो चीन की परेशानी है, यूरोप की परेशानी है, अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे हैं। हमारे बाजार रिलेटिवली उतने खराब नहीं दिखेंगे अगर आप बाकी ग्लोबल पिक्चर देखें, बट कमजोरी तो है, स्पेशली निफ्टी में। क्या करना है सर? अचानक से अपने बाजार अच्छे लगने लगे मुझे। इस समय तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे बाजार की 4% आउटपरफॉर्मेंस नीचे, 5% चाइना नीचे, 3% अमेरिका शुक्रवार को गिरा, 1% फिर से फ्यूचर नीचे। उस हिसाब से तो हम 1% ही है, बिल्कुल 1.25% है, तो बहुत अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। इसलिए आज से देखा जाए तो दीप, और 36,000 पर बैंक निफ्टी अभी भी टिका हुआ, तो बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन आइए लेवल्स बता दूं, मेक और ब्रेक एक ही लेवल है जो 3 बजे तक और आज के लिए आपको ध्यान में रखना है, वो है 17,000। जब तक आप 17,000 के नीचे हैं तब तक आपको तेजी के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्यों? 17,000 के पुट पर है 75 लाख शेयर, कॉल्स पे है 72 लाख शेयर, लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 59 लाख शेयर आज ही जुड़े, यानी कि आज 17,000 पर हुई है दमदार कॉल राइटिंग। इसलिए जब तक आप 17,000 को पार करके ऊपर नहीं टिके और बंद ना हो, तब तक तो बिल्कुल आप ये मान के चले कि नीचे की रिस्क खुली हुई है। बड़ी रिस्क कब खुलेगी? जब आप 16,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो आखिरी उम्मीद 16,800, 17,000, ये 200 पॉइंट की रेंज है, जिसमें आज पूरा दिन भर आप टाइम पास कर भी रहे। एक बार कोशिश की हमने ऊपर आने की दीप, लेकिन टिक नहीं पाए। 17,075 से 17,150 की जो सप्लाई जोन है वहीं से घूम गए 17,055 से। सो ऊपर में 17,000 के आसपास आए, 17,050 के आसपास, वहां पर हल्के होने की कोशिश करनी चाहिए। खरीदने के लिए अभी इंतजार करें, क्योंकि आप जाने के पहले आखिरी 1 घंटे में डाउ फ्यूचर जब खराब हो और अगर आप 17,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है आखिरी 1 घंटे में थोड़ी और गिरावट नीचे की तरफ आ जाए, तो वहां खरीदिए। नहीं आए और 17,000 के ऊपर बंद हो तो आप शॉर्ट काटिए, अदरवाइज शॉर्ट मत काटिए। अगर 17,000 के नीचे बंद हो रहे हैं तो फिर शॉर्ट काटने का हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली 16,958 के नीचे बंद होते हैं, तो पिछले हफ्ते की जो लोएस्ट क्लोजिंग थी उसके नीचे आप बंद हो रहे हैं, तो रिस्क थोड़ी सी नीचे की खुल रही है, ये ध्यान में रखें। बड़ी रिस्क 16,800 के नीचे खुलेगी, यहाँ से 125 पॉइंट नीचे। ये तो बात होगी निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक लेवल वही जो इधर 17,000 है, इधर 36,000 है। 36,000 के पुट पर 30 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 36,000 के कॉल्स पर 20 लाख शेयर है। तो 36,000 के नीचे रहेंगे और बंद होंगे तो ज़्यादा खराब होंगे, और 36,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो उतने बुरे नहीं है, ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर आपका सीधा 35,500 की तरफ आता है, जो आज का लो भी है, और ऊपर में आपके लिए वही 36,300, 36,500 रुकावट के हैं। 36,500, 35,500, 550 पॉइंट दोनों तरफ, 36,000 में एक और ब्रेक। तो 3 बजे तक का लेवल आज आपके लिए, कुणाल जी है नहीं बट हाँ, लेकिन लेवल तो है, लेवल तो 3 भी बजेंगी। और हाँ, कल कुणाल जी और राकेश जी भी होंगे। आज एक दिन की छुट्टी पर दोनों हैं, तो ये आपके लिए 3 बजे तक 17,000 निफ्टी, 36,000 बैंक निफ्टी, ये 2 लेवल पर नजर रखनी है। ओके, चलिए नाइस राउंड लेवल्स हैं आपके लिए। देखते हैं 3 बजे तक बाजार होल्ड करते हैं इनके हो या नहीं। आइए सेठी साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, बिल्कुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब बताएं सर, आपकी पहली पिक। हाँ बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक का नाम था ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, जो कि मैंने 541-42 के लेवल पे बोला था। अभी 553-54 तो ऑलरेडी हो गया है। बट ये कंपनी, जैसे मैं बता रहा था, ये ग्लोबली प्रेजेंट है, 91 देशों में इनका काम होता है। टर्नकी प्रोजेक्ट्स करती है ये सब सेगमेंट के लिए, शुगर प्लांट्स है, पावर प्लांट्स, डिफेंस और डिस्टिलरीज, और कई सारी कंपनियों के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। कंपनियां इटली की है, जापान की है, फिनलैंड, US और कनाडा, इन सब इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंपनी का जेवी है। बाकी इसका जो नाम है ISGEC, उसका पूरा नाम है इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, पुराना ये नाम होता था। तो कंपनी के अंदर एक शुगर का भी बिजनेस है। इनकी एक सब्सिडियरी है सरस्वती शुगर मिल्स, जिसमें ये शुगर और एथेनॉल बनाते हैं, तो वो भी एक सेक्टर स्वीट स्पॉट में है। आज भले ही शुगर के प्राइसेस कुछ गिरे हुए हैं, बट एथेनॉल की स्टोरी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, डेट इक्विटी रेशियो 0.44 जो कंपनी रेगुलरली कम कर रही है,
पिछले 3 साल का पैट का कैगरा 22%, और रिसेंटली कंपनी को श्री सीमेंट से भी एक बड़े सीमेंट बॉयलर के लिए जो उनका नवलगढ़ में नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए ऑर्डर मिला है। और कंपनीज के जो ईयरली हाइज है 880 के आसपास के हाइज है, और आज ये स्टॉक 543-44 के लेवल पे आया। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इसमें मेरा टारगेट है 575 का, स्टॉप लॉस रखना है 535 रुपए। 575 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट 535 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए खरीदारी की राय। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी एक पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, पहले भी मैंने रेकमेंड किया हुआ, पावर मैक प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी 910 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे एबिटा मार्जिन, फिर आप दिसंबर क्वार्टर का भी बहुत अच्छे नतीजे थे। 32 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 2 करोड़ का सिर्फ पैट था, और जबरदस्त ऑर्डर बुक है 7,500 करोड़ की, जो कि 2-3 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी है, फिर एक बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। तो मुझे लगता है, और इसमें FIIs DIIs भी अच्छा खासा 13-14% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, DSP है, IDFC है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 950 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 895 रुपए का। पावर मैक है वो स्टॉक जो खरीद पसंद है हमारे सरी साहब को। दूसरा स्टॉक 910 रुपए के आसपास यहाँ खरीदें, और स्टॉप लॉस 895 का छोटा वाला लगाना है, टारगेट रखना है 950 का। धन्यवाद सेठी साहब 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर औरोबिंदो फार्मा आज बेचने की राय दी है, पहला पिक, अब दूसरी आ रही है, बताएं बिल्कुल। बताएं सर। अनिल जी मेरे पास 2 कॉल है और दोनों हाई मोमेंटम है। तो पहला वाला है नौकरी, जिसने अभी 4,500 का लेवल ब्रेक किया है, अभी 4,495 का लेवल है। मुझे लगता है ये हाई मोमेंटम स्टॉक है, कम से कम 200 रुपए नीचे जा सकता है, इतना इसका पैटर्न बेरिश हो सकता है। तो आप एक 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस 4430 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड करिए। 4250 का टारगेट होगा, 1 से 2 दिनों का व्यू है। दूसरा कॉल है IEX, इसमें 220 के लेवल टूटे हैं, तो 2 रुपए का रिस्क होगा। अभी 218 का भाव है, 218, 18.5, 2 रुपए के रिस्क ले लीजिए। 220 के ऊपर जाता है काट लीजिए। ऑन द डाउन साइड 210, 212 का टारगेट, और ये मुझे लगता है कल तक आ जाना चाहिए। इन्फो एज बेचना है और साथ ही साथ IEX बेचना है, दोनों बेचना है। इन्फो एज का एक बार लेवल वागले साहब वापस बताओ जरा मुझे। अनिल जी 4,530 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, अभी भाव है 4,485, यहाँ पर बेचे 4,500 तक बेचे, रिस्क ले ले, ऊपर के 30 रुपए का रिस्क होगा। 4,250, 4,280 है, 2 से 3 दिन का व्यू है। 4,280, 4,250 तक फिसलेगा, ये है राय आपके लिए बिकवाली की। आइए बढ़ते आगे, मुलाकात करते हैं भसीन साहब से। स्वागत है आपका भसीन साहब, जिनके लो पॉइंट पर है मार्केट 16,900 पर निफ्टी, और वापस बैंक निफ्टी भी 36,000 के आसपास। बताएं सर, पहले तो आउटलुक और अपडेट, उसके बाद फ्रेश कॉल्स में लेता हूं आपसे। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो मैंने जैसे आपको कहा 3 दिन और हैं, कल मेरे हिसाब से इतना ही स्वीट बाउंस बैक आना चाहिए। 2 दिन है, बट ग्लोबल व्यूज, डॉ का जो फ्यूचर्स है एंड XYZ आपको दिख रहा है, और एक्सपायरी की वीक है। मुझे कोई दो राय नहीं कि दिस इज द कैपिचुलेशन जो होती है। तीन बारी आपने गैप डाउन कर दिए, ये चौथा गैप डाउन था। गैप डाउन, 4th गैप डाउन इज ऑफ एग्जॉस्ट हो गई है मार्केट। यहां से जो पुल बैक आएगा इतना स्वीट और स्ट्रॉन्ग आएगा कि आप देखते हैं। तो जैसे आपको कहा, ये 3 दिन में अपना लेके रखिए और तैयारी कर लीजिए। थर्सडे और फ्राइडे से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, मे की फर्स्ट वीक विल बी वन ऑफ द बेस्ट वीक्स। सारा कुछ प्राइस इन हो जाएगा, फ्रॉम द फेड टू रशिया टू इन्फ्लेशन, और इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। तो आपके लिए 3 बायस हैं, लेकिन ये बायस इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले आप 2-3 दिन भी एवरेज करें तो भी आपको फ्राइडे को इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? ओके, बिल्कुल। तो धीरे धीरे अगले 2-3 दिनों में करें खरीदारी। बेहतरीन स्टॉक्स जिनकी लिस्ट बता रहे हैं भसीन साहब, आप इन पर रखें नजर। बताएं सर। तो अनिल जी, पहले फेडरल बैंक, मैंने आपको कहा फेडरल बैंक विल कम विद एक्सेलेंट नंबर। 94 रुपए में लीजिए, 91.25 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। दूसरा, आपको परसों रिजल्ट आएंगे IEX के, और IEX में डिविडेंड भी है, और इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस रिकॉर्ड रिजल्ट आएंगे।
217-18 में आपके पास गंवाने को 4 रुपए हैं, कमाने को 30 रुपए, ये 248 रुपए जा सकता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। और मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि दिस इज अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय। थर्डली आई वुड से मदरसन सुमी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ओईएम्स आर इन द बेस्ट स्पॉट। अगर स्टील और कमोडिटीज में ये सेल ऑफ आता है देन मदरसन सुमी विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑन दी ओईएम। 133 33.5 में लीजिए, 130 का स्टॉप लॉस, 145 to 148 का टारगेट। तो ये है आपके लिए तीनों स्टॉक, फेडरल बैंक, आईएक्स, मदरसन सुमी, 3 स्टॉक है जहां पर करें आप खरीदारी। ये राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई। धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक बड़ी खबर लेकर। बताएं ब्रजेश, क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, एलआईसी ने सेबी को लिखा है कि क्योंकि वो 3.5% की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, इसलिए उन्हें छूट चाहिए। ओके, छूट किस नियम में चाहिए? क्योंकि जून 2021 के बाद जब नियम बदले गए थे तब का नियम ये था कि अगर इशू साइज 10,000 करोड़ या उससे ऊपर का है तो कम से कम 5% हिस्सेदारी आईपीओ में लाना होगा। इस नियम को लेकर के रियायत मांगी है, तो इस पर अब अगला कदम ये होगा कि सेबी विचार करेगा इस पर, और मामला ये सेबी के बोर्ड के पास जाएगा और बोर्ड इस पर अपनी कंसेंट देगा सारी चीज़ों को देखते हुए। नियम ये कहते हैं, जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के नियम हैं उसमें ये इस बात का प्रावधान है कि सेबी खुद या स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से अगर सिफारिश आती है कि किसी कंपनी के इशू को यह रियायत दी जाए या और भी कोई रियायत दी जाए, तो वो रियायत दी जा सकती है और उसी रियायत पर जो है सेबी बोर्ड विचार करेगा और उसके बाद अपना फैसला बताएगा एलआईसी को। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो है मिल जाएगी। सेबी बोर्ड विचार करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड की बैठक बुलानी पड़ेगी, सर्कुलेशन कर करके प्रपोजल का ये लिया जा सकता है। लेकिन एक जो शर्त उसमें हो सकती है वो ये हो सकती है कि 2 साल के भीतर इनको कम से कम 10% अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी और 5 साल में 25% का जो नियम है सेबी का वो मानना पड़ेगा। तो शर्तों के साथ ये रियायत दी जा सकती है। तो मतलब 5% से कम आप बेच नहीं सकते अगर आपको 10,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी है तो, राइट? ये तो 10,000 करोड़ से तो कहीं ज्यादा की 10,000 करोड़ से 20,000 तो खाली साइज ही है। तो अब 3.5% अगर इनको बेचना है तो सेबी की अप्रूवल लगेगी, स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगा। और चूंकि ये सरकारी कंपनी है इसलिए सेबी इस पर विचार कर सकता है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, क्योंकि पीएसयू कंपनी है, सरकार का इसमें 100% स्टेक है। इन मामलों में रियायत दी जा सकती है। लेकिन जो 2 साल में 10% हिस्सेदारी बेचने की शर्त है और 5 साल में 25% तक हिस्सेदारी बेचने की शर्त होगी, उसमें किसी तरह की कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और ब्रजेश, उसमें अगर रियायत की जरूरत होगी तो भी 2 साल बाद होगी ना, 5 साल बाद होगी, अभी थोड़ी होगी। बिल्कुल है ना, तो तब की तब देखी जाएगी, अभी वाला काम तो निकाले। लेकिन ये कंडीशनल ठीक बात जो है, कंडीशन ये रहेगी, इसमें कंडीशन रहेगी। फिलहाल जो डीआरएचपी नई फाइल हुई है उसमें वैल्यूएशन वगैरह बाकी चीजें देखी जा रही हैं कि किस तरह से नया वैल्यूएशन दिया गया है। और उम्मीद मतलब इस बार पूरी कमर कसी हुई है, आ जाएगा 12 महीने के पहले आईपीओ। अब उम्मीद तो पूरी की जानी चाहिए। हालांकि लास्ट टाइम भी तैयारियां तो पूरी इसी तरह से हुई थी, थोड़ा सा मामला लंबा हो गया, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, पूरी तैयारी है एलआईसी की तरफ से और सेबी पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह के नियम वगैरह में थोड़ी बहुत छूट की जरूरत है वो देने के लिए इस वक्त तैयार होते दिख रहे। बढ़ते हैं आगे और सुमित जी बहुत शॉर्ट कॉल दे रहे हैं भी। सुमित जी जब फॉर्म में आते तो वैसे ही तो और फिर आशु जी बैठे हूँ पैनल पे तो थोड़ा जोश और वैसे भी बढ़ जाता है। और फिर क्या आशु जी भी तारीफ कर भी देते हैं सुमित जी की। तो चलिए सुमित जी कह रहे बिगुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा सेल लग रहा है 2-3 दिनों से, इसके लिए सेल दे रहा हूँ। जैसे ही घूमेगा वैसे बाय देंगे। कैसा कुछ नहीं है, क्या आशु जी आपकी तारीफ नहीं करते? नहीं अनिल जी, कभी-कभी करते हैं। ओह माय गॉड, आशु जी आपको मैसेज दीजिए, कभी-कभार ही करते हैं आप तारीफ। फोन करके अलग से कर दिया करें। हाँ, फोन फ्रेंड, व्हाट्सएप जो भी यूज करना वो सारे अलग अलग मीडियम से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। कभी कभार सुमित जी जो रोड के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं उस पर लाइक वाइक कर दो, एक आध कमेंट कर दो, सुमित जी खुश हो जाएंगे। आशु जी कभी करके देखो। यही चाहते थे सुमित जी, मैंने बता दिया। अब आप अपनी कॉल बताएं।
तो अनिल जी अभी जिसके लिए बिगुल बजा है वो अभी सेल कॉल ही है। 794 का अभी भाव चल रहा है, 794 स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर पिछले 2-3 दिनों से दबाव देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी यहां से और गिरावट दिखा सकता है। 809 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर में यहां पे बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 780 से लेके 775 तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 780 775 टारगेट होगा, 809 का ऊपर में स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर जहां पर आपको करके चलनी है बिकवाली। ओके, सस्टेन नहीं कर पा रहा है काउंटर 780 775 के टारगेट्स। मोदी जी के पास चलते हैं, मुनाफे वाला मोदी। बताएं मोदी जी। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट वाली रडार पर आया और जिसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सेल करके चलना है जीएनएफसी में एक फ्लैग पैटर्न बना था, उसका ब्रेकडाउन नजर आया। 726 यहाँ पर सीएमपी है। पहला टारगेट बनेगा 800 रुपए का, 800 रुपए भी निकल गए तो 780 रुपए तक की डाउन साइड 1 से 2 दिन के अंदर जीएनएफसी में नजर आएगी। स्टॉप लॉस रहेगा 840 का। स्टॉक में बड़े अप मूव के बाद लास्ट 3 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, एक फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। साथ के साथ सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर के नीचे काउंटर फिसल गया है, तो यहाँ से बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर 785 के लिए शॉर्ट पोजीशन बना के चलने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 840 का। यह है आपके लिए राय बिकवाली की। जीएनएफसी में एक और स्टॉक है जो फेवरेट मिड कैप काउंटर, जो शुगर फेवरेट सेक्टर था वहां बिकवाली हो रही है। फर्टिलाइजर जो फेवरेट सेक्टर था वहां बिकवाली होती दिख रही है। तो जहां लॉन्ग पोजीशन जो ये आशु जी पकड़ते हैं ना, सारे कहां फंसे हुए हैं लॉन्ग्स, उन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ऐसे में एक बिगुल किरण जी के लिए भी। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, मुदित जी ने फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में निकाल लिया है ये स्टॉक। जीएनएफसी ही मेरा भी स्टॉक है। मैं ऑप्शंस के जरिए ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। 830 अप्रैल सीरीज का 830 का पुट ऑप्शन जो कि अभी बहुत बढ़ गया अनिल जी, 26-27 हो गया। मैंने जब निकाला था तब 19 का लेवल था। तो अगर 19-22 के आसपास मिलता है तो बाय करने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस 17 रहेगा, 35 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा रहेगा 45 का। अनिल जी यहाँ पे भी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बलरामपुर चीनी की बात की थी, वैसे ही बुल ट्रैप देखने को मिल रहा है। उसके चलते मुझे लगता है कि इधर से काफी अच्छी डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट 800 का पहला रहेगा और प्रीमियम के हिसाब से 830 का प्रीमियम आपको 35 से 45 के आसपास इसी कल तक देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी। मोदी जी और किरण जी स्पेशल कॉल का बिल्कुल हिमांशु जी बोल रहे थे कि मुझे भी जीएनएफसी बेचना है। क्या बात है, सबके जीएनएफसी। हिमांशु जी की तरफ से भी नोट कर लिया जाए, उनकी भी जीएनएफसी बेचने की कॉल। बोले मैं भी लाइन में था, फोन फ्रेंड का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब चूंकि कवर कर लिया है मुदित जी ने भी, किरण जी ने भी, तो हिमांशु जी की तरफ से भी ये शॉर्ट कॉल मान ली जाए। ये आपके लिए जीएनएफसी की लगता है चार्ट्स कुछ ज़्यादा ही खराब होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे एग्री रिलेटेड स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं। शुगर पहले आया, अब फर्टिलाइजर आ रहा है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल है तैयार। BTSTT बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है वापस HDFC बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले मंगलवार का जो लो बनाया था लगभग अराउंड 1330-32 के आसपास का, ये काफ़ी अच्छी तरह डिफेंड हुआ है। आज इंट्राडे स्लिपेजेस होने के बावजूद भी अगर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग का थोड़ा सा रुझान रखें तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक काफ़ी अच्छे बेस पे स्टॉक प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है, वो हरामी फॉर्मेशन अभी भी वायलेट नहीं हुई है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेट हो रही है, मुझे लग रहा है 1340 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए HDFC बैंक में। वापस मुझे लग रहा है अराउंड 1385 के आसपास का एक रिबाउंड बन सकता है 1 से 2 दिनों में। एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1420 का। खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, तो 1420 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें HDFC बैंक। रेयर बाय कॉल आ रहा है पिछले कुछ दिनों की अगर परफॉर्मेंस देखें HDFC बैंक की, बट जैसा सचिन जी ने कहा, सुमित जी भी पहले कह चुके हैं, ओवरसोल्ड हो चुका है ये काउंटर। तो अब वहां से
थोड़ी रिकवरी आ सकती है। बैंक निफ्टी भी अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की फिर से कोशिश करते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक एक बार ट्रेडिंग बाउंस बैक देने के लिए तैयार है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो थोड़ी रिकवरी आ 1500 से 1350 आ गया था, तो अब थोड़े रिबाउंड के लिए एचडीएफसी तैयार दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी वापस थोड़ी रिकवरी के मूड में है। पर आइए वरुण भी तैयार है। हाँ, बैंक्स की बात करनी है उनके साथ भी। कुछ बैंक्स हैं फोकस में, ये जो फ्यूचर ग्रुप डील हुई है उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो एक्चुअली ये डील का क्या हुआ है फ्यूचर ग्रुप रिलायंस की, एंड ऑफ कोर्स कहां पर आएगा इसका इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रुप के अलावा, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। ओके दीप, तो जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले ये डील खारिज क्यों हुई है ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास ये डील जो है पूरी चल रही थी। अगस्त 2020 को पहले बार इन्होंने डील साइन की थी, उसके बाद आज फाइनली ये डील जो है वो कॉल ऑफ हो चुकी है। और देखिए हुआ ये है ना कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है और जो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उन्होंने तो इस डील को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके जो सिक्योर्ड कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स है उन्होंने इस डील के ऊपर सवाल उठाया और वो दरअसल उन्होंने वोटिंग के जरिए इस डील को दरअसल है पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब उनका खारिज करने का तर्क क्या है? उनका कहना है कि करीब 12,000 करोड़ के आसपास का जो डेट है वो फ्यूचर ग्रुप को, इनके लेंडर्स जो है उनको देना था और कहीं ना कहीं आरआईएल को ये ट्रांसफर करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर इनको संदेह है। ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि इस डील के बाद ये पैसे इन्हें ना मिले, इसके लिए इन्होंने इस डील को कॉल ऑफ कर दिया। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है कि अब बैंकरप्सी में फ्यूचर ग्रुप को डाला जाए और वहाँ से कहीं ना कहीं लेंडर जो है अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। करीब 24,700 करोड़ के आसपास की ये डील थी और फ्यूचर ग्रुप के लिए डील जो है काफ़ी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो है वो काफ़ी हद तक कर्ज में था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 23 से 31 मार्च के बीच में 2,900 करोड़ के आसपास का ब्याज इन्हें देना था, उस पर डिफॉल्ट कर चुके हैं। 14,000 करोड़ के आसपास का कुल ब्याज फ्यूचर रिटेल पे है। 31 मार्च तक बैंकों को 5,300 करोड़ देने थे, वो भी ये नहीं दे पाए। इनफैक्ट 31 दिसंबर तक 3,500 करोड़ के आसपास देनदारी का डेडलाइन था, उसको भी ये मीटअप नहीं कर पाए थे। तो लगातार डिफॉल्ट कर रहे थे, इसके लिए फ्यूचर ग्रुप के लिए डील जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बैंक्स के लिए भी डील काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोजर तो इनका ही है। करीब 5,750 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का है। एक्सिस बैंक का 1,250 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 750 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड, बजाज फाइनेंस, ये तमाम वो बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स है जिनका इसमें एक्सपोजर है। हालांकि इसके साथ और एक बात बता देता हूँ कि काफ़ी सारे बैंक्स ने इसको ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया अगर आप ले तो पिछले क्वार्टर में करीब 1,1200 करोड़ के आसपास का जो डेट था उसका 50% के आसपास का प्रोविजन जो है वो बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी कर चुका था। तो काफ़ी हद तक इन बैंकों ने भी इसका प्रोविजन जो है वो कर दिया था। शायद इनको पहले से ही अंदाजा था कि ये डील नहीं होने वाली है और शायद बैंकरप्सी फाइल करना पड़े फ्यूचर ग्रुप को, और इसी के लिए उन्होंने प्रोविजन की थी। हालांकि नुकसान तो इन बैंक्स का भारी भरकम हुआ है। तो कोई रिकवरी के आसार अब तो नहीं दिख। अब क्या पता, एनसीएलटी फिर से जाएगा। हाँ, फिर से एनसीएलटी जाएगा, उसमें हेयर कट के साथ आपको क्या मिलेगा? 20%, 15%, जो भी है, जो मिल जाए। चलिए, तो परेशानी आ गई फिर से बैंक्स के लिए। प्रोविजनिंग करी हुई है, बट जो फ्यूचर रिकवरी हो सकती थी वो अब फ्यूचर ग्रुप के इस डील से तो नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या फिर फ्रेश डील होगी, एसेट्स की बिकवाली होगी, कोई और इन्हें बचाने आएगा, देखते हैं। बट प्रॉब्लम्स बैंक्स के लिए फिर से बढ़ रही है। आइए बैंक्स की बात करें। बैंक से ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे फ्यूचर ग्रुप की है। बैंक के तो है, बैंक में तो इन्होंने राइट ऑफ तो कर रखा होगा ना, प्रोविजन सबकी करनी है, तो फ्रेश प्रोविजनिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रिकवरी की उम्मीद खत्म हो गई। हाँ, रिकवरी की उम्मीद खत्म हो गई, पैसे आने नहीं अब तो ये तो तय है, क्योंकि सब जितनी रिपोर्ट में अनिल जी पढ़ रहा था सब यही कह रहे थे कि अब बैंकरप्सी एक ही इनके पास है। एक चीज बताओ, पैसे नहीं आने समझो तो फिर लेंडर्स ने डील अपोज क्यों की है? तो उनको लगा तो वो पैसे आने वाले नहीं है वैसे भी। अच्छा, वैसे ही नहीं आएंगे, इनको लगा था जो 12,000 करोड़ मिलने थे लेंडर्स को, उनको ये अंदेशा था कि शायद नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने इसके फेवर में नहीं किया। इसके लिए उन्होंने फेवर में नहीं किया। 2 साल के बाद जाके, याद है दीप 2 साल पहले जब ये आया था तब हमने कहा एक भी फ्यूचर ग्रुप का शेयर रखिए मत। हाँ, उसी समय बोल दिया था, मुझे याद है। सब आप बेच दीजिए। यस, याद है। इस चक्कर में मत पड़िए कि रिलायंस ले रहा है या इस वजह से स्टॉक भाग जाएंगे। और सर्किट पर आपने बोला था कि नहीं लेना, ऊपर के सर्किट पे बोला था नहीं लेना, स्टॉक ऊपर के सर्किट पे निकल जाए। एक आध सर्किट लग जाए अलग बात है, वो जोश में। और अगर कभी कभी ये है कि कमाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जो आशु सर हमेशा बोलते रहते हैं कि आप बचे कितना, बचना जरूरी है। बच गए तो काम हो जाता है काफी कुछ। एनीवे, चलिए ये है आपके लिए सिंपल सी चीज़ जिस पर आपको ध्यान रखना। आइए नितिन जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, निफ्टी पर लगाएंगे निशाना। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस समय बाजार में? यहाँ पे निफ्टी पे हम बेयर पुट स्प्रेड लेंगे, 16,900 की पुट ऑप्शन लेंगे
और उसके अगेंस्ट में 16,800 की पुट ऑप्शन बेचेंगे। ये केवल 35-36 रुपए में बन रही है, यानी 16,900 आप खरीदते हैं 124 रुपए की मिलती है और 16,800 आप बेचते हैं तो 88 रुपए की बिकती है। 35-36 रुपए की कॉस्ट आएगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 50% का, यानी 35-36 में आप ले रहे हैं, अगर 18 रुपए का रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस रखना है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट 16,800 के नीचे जानी चाहिए। डेटा में कोई भी पॉजिटिव डेटा नहीं दिख रहा है, आइदर बैंक निफ्टी और निफ्टी। प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हम हेज ले रहे हैं और इस स्ट्रेटजी को बनाने में आपको केवल 20,000 का मार्जिन डिप्लॉयमेंट आता है। 20,000 कैपिटल डिप्लॉयड है, तो ये बियर पुट स्प्रेड हम बना करके कैरी कर सकते हैं। निफ्टी पर 16,800 की तरफ निफ्टी जाते हुए दिख रहा है नितिन जी को। बैंक निफ्टी पर कोई राय सर? सर बैंक निफ्टी पे भी डेटा वैसे देखेंगे तो आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ओवरऑल कॉल राइटिंग काफी हो रही है। तो मगर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि निफ्टी ज्यादा सेफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बाउंस में सपोर्ट दे रही है। तो बैंक निफ्टी की अभी हम कोई भी स्ट्रेटजी नहीं दे रहे हैं, बट निफ्टी में डेटा अच्छा लग रहा है। और निफ्टी में एक और चीज मुझे दिख रही है जो काफी रिस्की लग रही है, वो ये है कि विक्स आज 17-18% ऊपर है, 17-18% विक्स ऊपर है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरा, यूएस में कल 28% विक्स ऊपर था, तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। और अभी करंट सिचुएशन में भी यूएस विक्स 6% ऊपर चल रहा है, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा क्लूज, पॉजिटिव क्लूज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बेयर पुट स्प्रेड निफ्टी की ले रहे हैं। तो बेयर पुट स्प्रेड निफ्टी की ज्यादा कन्विक्शन मूव यहाँ पर आ रही है, बैंक निफ्टी पर नहीं है, बट डेफिनेटली बाजार यहाँ से कमजोर होते दिख रहा है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए मुदित जी के पास चलते हैं, मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। डीप शॉर्ट करके ही चलना है और शॉर्ट करने में ही काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बनानी है, भारत फोर्ज 705 CMP है, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। देखिए बड़े टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 675 का बनेगा, 675 भी ब्रेक होते हैं तो 660 तक की डाउन साइड भारत फोर्ज में नजर आएगी। स्टॉप लॉस रहेगा 722 का। स्टॉक पे स्ट्रक्चर पे बात करें तो स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली थी, तेजी के बाद कंसोलिडेशन था 3 हफ्तों का, उसका ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन ऐसा देखने को मिल रहा है 200 डेमा के नीचे ये काउंटर फिसल गया है, जो स्ट्रक्चर वाइज अब नजर आ रहा है कि यहाँ से डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। 665 तक 670 तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 722 का। 722 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करें भारत फोर्ज, जो इस समय नीचे आते हुए दिख रहा है। पर एक स्टॉक जो ऑलमोस्ट सर्किट लगाने के लिए तैयार है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। जरा इसका चार्ट देखें। नीचे वाली ना? हाँ नीचे वाली। ऊपर वाली तो आज के बाजार में तो कोई नहीं मिलेगा आपको। एबी कैपिटल है टॉप गेनर 3% का। टाटा कम्युनिकेशंस ऑलमोस्ट 10% नीचे आते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा देखें, टाटा कम्युनिकेशंस नतीजे आए थे, खराब थे, उस समय तो रिएक्ट नहीं करा, अब कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें? आई थिंक दीपांशु, जब से ये F&O में आया है तब से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब ही रहा है। बट ओवरऑल अगर हम इसका लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक काफ़ी बड़े सब्सटैंशियल मूव के बाद एक करेक्टिव एक्शन प्रोग्रेस में है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा यहाँ पर रीड आउट नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक रेंज नज़र आ रही है, तो लगभग 1100 से लेके 1300, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट करना चाहिए। तो मेजर ब्रेकडाउन की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये अभी फिलहाल जो एस्केलेशन हुआ है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 1100 के आसपास वापस रीस्टेबलाइज होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश शॉट्स अवॉइड करने हैं एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक ऑस्किलेटिंग रेंज में लॉक्ड इन रह सकता है टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स यहाँ से। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। कमजोरी इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। पावर सेक्टर, यहां पर रखनी है आपको नजर, क्योंकि पावर शॉर्टेज को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं। पावर स्टॉक्स लंबे समय से फोकस में रहे हैं। थोड़ा समझे कि एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन पावर सप्लाई को लेकर, पावर शॉर्टेज को लेकर, और आगे की स्थिति कैसी बन सकती है। कुशल है हमारे साथ तैयार समझाने के लिए। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए क्लियरली डिमांड सप्लाई मिसमैच यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देखिए प्री कोविड और कोविड के दौरान जिस तरह की डिमांड थी और अब जो डिमांड आ रही है उसमें बड़ा गैप आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए सभी राज्यों को ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर पावर शॉर्टेज वहाँ पर होती हुई दिख रही है, और इसी वजह से काफ़ी जगहों पर हमें पावर कट्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से स्पॉट की कीमतें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि सभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है पावर एक्सचेंजेस पर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, वहाँ पर
अभी हाईएस्ट जो MCP है उस पर ये ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है 12 रुपए प्रति यूनिट की। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर ये लेवल्स बढ़ते हुए नजर आए हैं और अगर आप देखें तो जो रेगुलेटर CERC है इसी वजह से उन्होंने अप्रैल महीने में ही, अप्रैल की स्टार्ट में ही यहाँ पर जो स्पॉट पावर की कीमत है वो 12 रुपए प्रति यूनिट कर दी थी। तो जो कैपिंग लगाई गई है उसके हिसाब से आप देखिए कंज्यूमर्स थोड़े से प्रोटेक्टेड फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर छोटी अवधि में बिजली दरों में जो तेज बढ़त होती हुई दिखी है, अब ये कब तक चलेगी ये कहना काफी मुश्किल है, बट जिस तरह से ट्रेंड आगे के लिए नजर आ रहे हैं हो सकता है कि ये कंटिन्यू ही होता हुआ नजर आए, क्योंकि इंडस्ट्रियल मांग भी बढ़ रही है और आप देखिए तो औसत तापमान वहां पर भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। पावर ट्रेंड्स की बात करें पावर मांग में तो FY23 में एक्सपेक्टेड मांग जो है 230 गीगावाट की हो सकती है, जबकि FY22 में 203 था ये। और अगर आप नॉर्मल ईयर FY19 की भी बात करें या FY20 तो 170 से 180 की रेंज में था। तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिमांड स्पाइक आगे चलकर हमें एक्सपेक्टेड है। और कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है वहाँ पर भी FY23 में YTD जो शॉर्टेज अभी तक आ रही है वो 3.5 गीगावाट की है, जो कि FY18 के मुकाबले भी उससे भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी है और डिमांड भी ज़्यादा आगे भी आने वाली है। शॉर्टेज भी है, डिमांड भी बढ़ रही है और इसलिए आप पावर सेक्टर पर लगातार फोकस देख रहे हैं। हालांकि ये ज़्यादा आउटपुट लेड परेशानी है, ना ही सप्लाई लेड परेशानी, जो सरकार का भी कहना है। एटलीस्ट कोल शॉर्टेज की बात उतनी क्लियर नहीं है जैसे सरकार कह रही है, बट आउटपुट थोड़ा कम इस समय दिखा है। एक राय लेनी है टाटा पावर के चार्ट पर, क्योंकि वैसे तो बड़ी तेज़ी में था ये और जब तक ब्लैक रॉक की डील अनाउंस हुई तब तक तो ऑलमोस्ट 298 के लेवल से गया, वहाँ से 15-18% की गिरावट ये दिखा चुका है और वापस उन्हीं लेवल्स पर आ गया जहाँ से रैली टाटा पावर में शुरू होती हुई दिखी थी। किरण जी, टाटा पावर 250 के नीचे अब क्या राय है इस पे सर? है कि 245 से लेके 235 ये एक अच्छा बेस रहेगा। ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया था, मल्टीपल टॉप लेवल्स का ब्रेकआउट दिया था, उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता है, पर थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा बेस बिल्डिंग करे और उसके बाद अगर चलता है तो बहुत अच्छा चलेगा। अभी इस सीरीज के लिए काफी लॉन्ग पोजीशन स्ट्रैप हो चुके हैं, तो अगले 2-3 दिन थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, थोड़े से लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, पर इन 10 रुपए के एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 45 से 35 और आपका स्टॉप लॉस 25 रहना चाहिए मीडियम टर्म आउटलुक के साथ। आपको 1 से 2 महीने देने चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम्स आए थे 260 से 290 के रेंज में वो सब लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अभी बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, नए लॉन्ग पोजीशंस एंटर हो जाएंगे और उसके बाद आपको मूव देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ नहीं लगता टाटा पावर में बड़ी मूव आने की। तो शॉर्ट टर्म में बड़ी मूव नहीं आ रही, जो डील से पहले आनी थी मूव वो आ चुकी है। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो चुका है टाटा पावर में और 298 ऑलमोस्ट 300 के लेवल से देखिए काफी शार्प करेक्शन भी इस काउंटर में आ चुका है। ये है आपके लिए टाटा पावर। यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसके आने वाले हैं नतीजे। आइए जानते हैं आशीष के साथ कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। आशीष बताएं। दीपांशु, देखिए नतीजों के लिहाज से देखा जाएगा तो क्योंकि इनपुट कॉस्ट का प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर भी क्योंकि ग्लास की जो कीमतें हैं इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिला है। इसके चलते आप देखें जो बार्ले है इसकी भी कीमतों में इजाफा है। इसके चलते हम मान रहे हैं कि आपको कामकाजी तौर पर तो जो तिमाही है वो कमज़ोर देखने को मिलेगी। आय के लिहाज से देखें तो ठीक ठाक है, मुनाफे के लिहाज से देखें तो हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो कॉस्ट का प्रेशर वो साफ रहेगा। लेकिन आगे जाकर कारोबार में किस प्रकार की रिकवरी होगी और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी की क्या कमेंट्री आ रही है प्राइस हाइक को लेकर, ये अहम रहेगा। नतीजों के लिहाज से देखें तो नंबर्स के हिसाब से थोड़े से कमज़ोर आएंगे। ओके, थोड़े से कमज़ोर आएंगे, कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन है नहीं यूनाइटेड ब्रूअरी से लेकर। चार्ट में वागले साहब पिछले हफ्ते थोड़ा एक्शन दिखा था, 1500 के ऊपर ही है आज भी, कोई राय? दीपांशु, चार्ट पैटर्न खराब नहीं है, मार्केट के माहौल में थोड़ा सा अटक रहा है, साइडवेज है, लेकिन मुझे लगता है जब बाइंग आएगी और ये 1600 के ऊपर जाएगा, इसमें एक बड़ी मूव आएगी, तो आपको लेना है तो शायद थोड़ा सा नियर है 1500 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1470 लिया भी जा सकता है और 1600 के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा। फिर मेरा टारगेट 1720-1730 का होगा। पैटर्न पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना चाहिए। ओके, पॉजिटिव व्यू लेकर चलना चाहिए, ये है राय यूनाइटेड ब्रूअरीज। उतना खराब नहीं है, पिछले हफ्ते थोड़ा ब्रेकआउट भी दिखा था और आज के वीक बाजार में 1% से कम की गिरावट दिखा रहे। तो देखते हैं नतीजों के बाद कैसी रहेगी इसकी चाल। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ है, तैयार करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन।
गुड आफ्टरनून जय। सुबह पुट जो खरीदवाया रिकवरी के बाद वापस बाजार फिसला है, अगर उस पुट पर कोई अपडेट हो तो वो दें और फिर फ्रेश जो कॉल है वो भी बताएं। या वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, वो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करने की हमने ऑलरेडी सलाह दे दी गई है, बिकॉज 114 का हाई लगाया है उसने, 75 के आसपास हमने रेकमेंड किया था, 16,800 का पुट दीप। एंड शुक्रवार को भी वही लग रहा था और वो फर्दर एक्सटेंड भी हुआ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये देखने मिल रही है आपके 16,900 को डिफेंड कर रहा है निफ्टी। 16,800-900 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीप अभी इमीडिएट बेसिस पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्राबेट मैं लेना चाहूँगा निफ्टी पर 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इनफैक्ट खरीदने की सलाह दूंगा, जो अभी 69.70 ही पकड़ लेते हैं। 70 पर खरीदे, 70 पर खरीदे, 17,100 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। ये कॉन्ट्राबेट है, अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन बाय इट, trend followers can continue to remain on the short side, but then because overall the medium term positional trend तो बाजार का जैसे मैंने कहा था सुबह तो वही रहेगा। 17,200 के नीचे जब तक निफ्टी है ट्रेंड नेगेटिव है, but then at this current levels I think that कि एक छोटा सा बाउंस में भी towards the levels of 17,050-100 ये देखने मिला, and then further we see Nifty sliding back, breaking 16,800 as well going forward, but अभी 70 पर खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीपांशु लगाना होगा 18 पर, 18 पर स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ऊपर में जो टारगेट दीपांशु पहला वाला निकल कर आ रहा है वो है 122 का, सेकंड छोटा सा टारगेट है 141 का। सो 122-141 ये दो टारगेट्स के लिए 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। वोलेटिलिटी बीइंग हाई, मैं इन द मनी नहीं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चूज कर रहा हूँ, एंड 18 के स्टॉप लॉस पर 18 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीद के चल सकते हैं। 70 रुपये में लेना है 17,100 का कॉल ऑप्शन, और स्टॉप लॉस 18 रुपये का लगाना है 122 और 141 के टारगेट के लिए। ये राय जय की तरफ से आती है कि कॉन्ट्रा कॉल ये है आपके लिए इस वक्त आता हुआ निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए। आज से सुबह पुट ऑप्शन दिया था, अब कॉल ऑप्शन दिया है जय ने, अच्छी बात है। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आज कितनी तारीख है? 25। एक्सपायरी में 2-3 दिन और बचे हैं। आमतौर पर ये वो समय है जब स्टॉक बैन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बैन में जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बैन से बेनिफिट? सर बैन लिस्ट तो खाली पड़ी हुई है। हाँ। बहुत अजीब एक्सपायरी है, कोई स्टॉक आ ही नहीं रहा इसमें। हाँ। लेकिन अभी थोड़ी सी उम्मीद है। सेल देखे 103% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओके। आइडिया है 102% और सन टीवी, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्सपायरी से 2 से 3 दिन पहले क्योंकि रोल ओवर के कारण भी पोजीशन बिल्टअप काफी ज्यादा हो जाता है। तो 2 स्टॉक मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आ सकते हैं। एक तो सेल है क्योंकि यहाँ पर काफी देर से मैं देख रहा हूँ सिग्निफिकेंट बिल्टअप है, यहाँ पर करीब 90% थी शुक्रवार को पोजीशंस, अब 103% हो गई हैं, और आइडिया भी करीब 85% पे था, अब 102% हो गए हैं। तो सेल और आइडिया इनकी प्रोबेबिलिटी कि 1-2 दिनों के लिए बैन में आ जाए। बाकी सन टीवी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ओके, सेल आइडिया 2 बैन में आने की तैयारी में, दोनों ही कमजोर स्टॉक है। सेल 5% गिरा हुआ है, आइडिया परसेंटेज कितना गिरा हुआ है? परसेंटेज में चेक करना पड़ेगा। हाँ, वो तो 40-50 पैसा भी गिर जाए तो 5-6%, 15 पैसे गिरा है परसेंटेज। वो पूरे 3%, 15 पैसे में। तो ये है आपके लिए कमजोरी वाले स्टॉक्स दोनों ही, सेल और आइडिया। सेल अगर किसी के पास है तो मोदी जी क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर ले, रोल ओवर करें, लॉन्ग साइड में है तो क्या करना है, शॉर्ट साइड में है तो क्या करना है? अनिल देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 95 का एसएल है, 95 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक फिसल जाता है तो उसके बाद स्टॉक में करीब 88 रुपये तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। तो अगर और ऑलरेडी किसी के पास पोजीशन है तो 95 के एसएल से पोजीशन को होल्ड करके चलिए। 2 रुपये नीचे ही एसएल है। 95 अगर कहीं भी किसी भी गिरावट में ब्रेक होता है तो 88 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखाएगा। ये है आपके लिए सेल, जहाँ पर रखनी है नज़र। एक वोडाफोन आइडिया पर भी राय ले लेते हैं, कमज़ोर ही बना हुआ है और कुछ ज़्यादा एक्शन भी नहीं दिखा रहे। सुमित जी, 10 के नीचे वोडाफोन आइडिया? मोमेंटम तो लग नहीं रहा खास इसके अंदर, बस एक रेंज पकड़ के चलेगी। स्टॉक का जो नीचे में भी सपोर्ट बन रहा है वो है 9 रुपए के आसपास, और ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है 11 से 11.5 रुपए के आसपास। तो ये रेंज मान के चले, ये रेंज टूटेगी तभी कोई बड़ा मूव फिर नया बनेगा। जब तक रेंज नहीं टूटेगी ऐसे सुस्ती के साथ कारोबार करेगा ये वाला। कुछ रेंज से जब तक बाहर नहीं आता तब तक तो ऐसा ही माहौल बना हुआ है। पर आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के, ले लेते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर परेशानी तो है, हालांकि एक बात है, अमेरिकी फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स जब पहले स्ट्रैटेजी ली थी 2:30 बजे की, तब 350 अंक नीचे थे, उस हिसाब से देखें 250 अंक नीचे, बट काफ़ी वॉलेटाइल बने हुए हैं। नास्डैक फ्यूचर्स भी 1% नीचे थे, अब आपको 0.6% नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ा निचले स्तरों से अमेरिकी फ्यूचर्स में रिकवरी आपको दिखी है। बट यूरोप की बात करिए सर, 1.5 से 2-2.5% तक की गिरावट है। एशिया कमजोर रहा, कच्चे तेल में हम दबाव देख रहे हैं, ब्रेंट 102 पर आ गया है, नाइमेक्स 97 पर है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है। परेशानी तो है ग्लोबल मार्केट्स में, क्या करके जाना है? वो ये लिक्विड ऑक्सीजन वाला हो गया, मेरे को लग ही रहा था। मंदी करने के लेवल है नहीं, तेजी करने की हिम्मत है नहीं, वैसा वाला है। अभी इस लेवल पे ऐसा लगता है क्या मंदी करेंगे, 16,800 टूटेगा तो फिर फ्रेश करेंगे, सपोर्ट जोन में आप, है ना। और 16,950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा था, लगभग वहीं जाके बंद हो रहा है, वो कंफ्यूज ही रखेगा लाइफ में। शुक्रवार को 16,175 पे बंद हुआ, 16,150 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए थी, वहीं जाके बंद हुआ। आज 17,150 के नीचे की नहीं चाहिए थी, वहीं बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने जरूर क्लोजिंग बेसिस पे शुक्रवार को क्लियर कर दिया था कि मैं नीचे जाने को तैयार हूँ, 2,000 पॉइंट निकल भी गया वहाँ से, लेकिन निफ्टी में अभी भी वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से दीप मतलब लेवल जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो हल्की फुल्की खरीदारी बनती है। अच्छा। हाँ, और 16,800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो या तो आप 16,800 का पुट खरीद के आप अपने आप को हेज करके चलें, या हल्की फुल्की शॉर्ट काट लें, और नहीं तो फिर कल खरीद लें। अगर आपको डर लगता है तो ठीक है, 50-75-100 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन 250 पॉइंट नीचे है, 1000 गिर चुका है डाउ। तो अब ये कहना मुश्किल है ये 250 वाला 250 ही नीचे रहेगा, हरे में बंद होगा, या 500 नीचे बंद होगा। सो अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। तो अगर रिस्क लेने की ताकत कम है तो आज का सेशन छोड़ दें, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ठीक है। जो पुरानी पोजीशंस पड़ी हैं उसे आप अपने प्रॉपर तरीके से हेज कर लें, पुट या कॉल ऑप्शन के जरिए हेज करके जरूर रहें। अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो भी आपको हेजिंग होनी चाहिए, तेजी की पोजीशन है तब भी होनी चाहिए। मंदी की पोजीशन है तो 17,200 का कॉल आपने लिए तो आप हेज हो गए, तेजी की पोजीशन है तो 16,800 का पुट ले लिया है, 16,700 का पुट ले लिया तो आप हेज हो गए। सही देखो, 200 पॉइंट तक के तो ऊपर नीचे खुल सकती है निफ्टी, उसके ज़्यादा की आपको हेजिंग करनी है। और 3 दिन से 200 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उतने ही नीचे खुल रहा है। तो वो खोलता रहा है, उसमें आपको हेजिंग की वजह से थोड़ा नुकसान की भरपाई तो हो रही है। अल्टीमेटली तो आप पैसा बाजार के डायरेक्शन सही समझेंगे तो ही कमा पाएंगे। हेजिंग से आप नुकसान कम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा रिस्क कम करके जाएँ, बस उतना ही ठीक है। बिल्कुल, तो थोड़ा रिस्क कम करके जाएं, ये है इस समय बाजार पर है। अनिल जी की तरफ से एक छोटी सी पोजीशन चाहे तो आप खरीदारी कर भी सकते हैं, बट अपने रिस्क के हिसाब से हेजिंग करके ही आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। आइए जय के पास चलते हैं, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप खरीदे भारती का 740 का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ₹6.70 ट्रेड कर रहा है। ये इसे हीरो या जीरो ही ट्रेड लेना चाहिए दीपांशु, बिकॉज 950 का लॉट है, करीब करीब 6-7 हज़ार पॉइंट का रिस्क है ऑन स्टॉक ऑप्शन, विच आई थिंक कैन बी मैनेजेबल। बट देन ऑन दी अपसाइड मैं देख रहा हूँ कि 760 770 ये रेंज हमें भारतीय एयरटेल दिखा सकता है। 760 अगर हो जाता है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा, इसकी वैल्यू ₹20 या तो ₹30 हो जाएगी। कीपिंग इन माइंड दी वोलेटिलिटी एज वेल दी, इसका पहला टारगेट जो रहेगा मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, वो ₹18 पर है। सेकेंड टारगेट विल बी 27, सो 18 एंड 27 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है भारती का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 6.70 पे। एंड जैसे मैंने कहा कि ये हीरो जीरो कॉल हो सकता है, तो स्टॉप लॉस विल बी 0। एंड डेफिनेटली अगर ये इन द मनी आ जाता है देन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली बुक प्रॉफिट्स आउट देयर, कीपिंग इन माइंड दी लास्ट वीक ऑफ द सीरीज एक्सपायरी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये 720-730 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है दीपांशु वेरी वेल। एंड ओवरऑल टेलीकॉम स्टॉक्स में ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कंटिन्यूसली करते जा रहा है, और इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने मिला है, तो भी सही है। एंड ओवरऑल हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ही देखने मिला है केवल। ठीक बात, परफेक्ट। तो भारतीय एयरटेल का 740 का कॉल ऑप्शन खरीदें, जिसे आजकल भूल चुके हैं आशु सर, वहाँ पर खरीदारी करने की राय जय ठक्कर की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए, कल आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के नतीजे, जो हम आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। रिजल्ट्स का पूर्वानुमान लेकर तैयार है हमारे साथ वरुण दुबे। बताइए वरुण। ओके अनिल जी, तो नतीजे अच्छे आने वाले। इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें इन्होंने कहा था कि न्यू लोन्स जो इन्होंने बुक किए हैं उसमें अच्छे खासे करीब 14-14.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, और कंपनी का जो AUM है उसमें भी करीब करीब 29% के आसपास की बढ़ोतरी है। कैपिटल एडिक्वेसी CRAR जो है वो भी करीब 27.2
के आसपास है। डिपॉजिट बुक जो है उसमें करीब 19.5% के आसपास की बढ़ोतरी है और प्रोविजनिंग जो है उसमें करीब 24% के आसपास की गिरावट देखने मिली है साल दर साल, और 11% साल क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो गिरावट उसमें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पैरामीटर्स जब बताए थे कंपनी ने अपने अपडेट में, तभी समझ में आ गया था कि इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इनफैक्ट डिसबर्समेंट जो है वो अच्छा रहेगा। वहीं जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% के आसपास की कमी आने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्थिर रहने का अनुमान है। एनआईआई हमारा अनुमान है 40% बढ़ेगा, 5,375 करोड़ के आसपास ही आएगा। वहीं मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 80% के आसपास की बढ़ोतरी आपको वहां भी देखने मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे कि मैंने कहा करीब 10.8% के आसपास स्टेबल रह सकता है। तो नतीजे इस कंपनी के अच्छे रहेंगे। ओके, नतीजों का सपोर्ट रहेगा, देखते हैं स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा यानी। किरण जी 7,000 पर बजाज फाइनेंस, कैसा लगता है चार्ट सर? मेक और ब्रेक लेवल 7,000 ही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 7,000 के आसपास मिला था, वही वापस एक बार टेस्ट होता नजर आ रहा है। उसके नीचे की क्लोजिंग कल के लिए बहुत ही अहमियत वाली रहेगी। इसके नीचे थोड़ी सी मंदी देखने को मिलेगी, पर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है मुझे नहीं लगता 7,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी। हमें वापस एक बार एक अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी रिजल्ट के बाद, और 7,200 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो बहुत अच्छी मूव आपको आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। तो अच्छी मूव आते दिनों में दिख सकती है। बजाज फाइनेंस पर नजर रखे जाइएगा। एक दो स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जो आज काफी एक्टिव रहे हैं। महिंद्रा सीआई, नतीजों से पहले इसमें थोड़ी एक्टिविटी दिखी थी। सुमित जी जरा इसका चार्ट देखें, महिंद्रा सीआई। जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है लेकिन इतनी कन्विंसिंग कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर फ्रेश बाय 200 के ऊपर क्लोजिंग मिले उसके बाद ही करना चाहिए। फिलहाल जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, और 200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है स्टॉक के अंदर तो फिर एक मोमेंटम बनेगा और फिर 220 से 225 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में 190 191 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। रात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, आज हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी, और जिस तरह से मक्के के दाम ऊपर गए, बाकी एग्री कमोडिटीज़ के दाम गए हैं, क्रूड ऑयल की जब बैन की बात चल रही थी तब मैनेजमेंट से हमने बात करी। स्टॉक अब फिर से थोड़ी मूवमेंट में आ रहा है। एक स्टॉक सत्यजीत स्नाइडर इलेक्ट्रिक लगातार एक्शन में रहा है, आज भी ठीक ठाक गेंस दिखा रहा है। कमजोर बाजार में भी 2% ऊपर स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इस पर कोई फ्रेश रहा है? दीपांशु, यहाँ पर मेजर ट्रेंड काफ़ी बुलिश रही है। इनफैक्ट अगर हम मंथली स्केल पे देखें तो काफ़ी बढ़िया एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने के बाद एक रैली बनी थी। तो मुझे लगा ये पर्टिकुलर पुल बैक काफ़ी हेल्दी पुल बैक माना जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप है तो मुझे लग रहा है 170-175 के आसपास के प्राइस एक्शन ज़रूर इस पर्टिकुलर स्टॉक में नज़र आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह होगी। जो बेस बन चुका है 130 मुझे लग रहा है वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड अगर गिरावट मिलती भी है तो वहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं 175 के लक्ष्य के लिए। ओके, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी काफ़ी एक्टिवली ये काउंटर रहा है और आज भी अच्छी मूव दिखा रहा है। इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर क्विकली व्यू लेना चाहिए क्योंकि बैंक शेयर्स में और आपको फ्रेश मूवमेंट आ रही है। बंधन बैंक, आज सुबह इसकी बात चल भी रही थी, फ्रेश मूव दिखा रहा है। हमारे टारगेट्स भी इस पर हिट हुए थे, अब फिर से और एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। वागले साहब, बंधन बैंक बीटीएसटी का कैंडिडेट दिखता है सर? दीपांशु, मेरे मार्केट का व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है, इसके लिए नहीं है, लेकिन बंधन बैंक ऑन इट्स ओन अच्छा है। और अगर ये 340 के पार निकलता है तो मैं शायद बीटीएसटी लेने के बजाय कल ही व्यू लूंगा सुबह। अगर मार्केट माहौल ठीक रहा, रिकवरी आती है और 340 के ऊपर बंधन निकलता है, फिर 350-355 तक जा सकता है। तो वागले साहब, जब भी ऐसा लगे कि बाजार ठीक होने वाला तो पहले ये ले ले? नहीं, 340 क्रॉस करने के बाद ही मोमेंटम आना चाहिए। ओके, 340 के ऊपर निकलेगा तो ही लेना है, पहले नहीं, उसके बाद मजबूती ज़्यादा बनेगी। ओके, परफेक्ट। 17,000 के ऊपर बंद होगा नहीं भाई, निफ्टी अपना 17,000 का लेवल पे आके वहीं अटक रहा है बार बार, और बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे बंद नहीं होगा। तो दोनों ही डेटा काम करते हुए दिख रहे हैं, एक लेवल के ऊपर और एक लेवल के नीचे। परफेक्ट, बिल्कुल सही बंद हो रहे हैं। और 16,950 जो हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है वो होल्ड हो रहा है लॉन्ग साइड के लिए। फ्रेश स्टॉप लॉस 16,950 का था, 16,958 की आपने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग देखी थी लोएस्ट, उसके ऊपर ही बंद हो रहा है। तो जितने खराब है उतनी एक्स्ट्रा नहीं हुए हैं। करेक्ट, वहीं पर भाई देखो, वो तो गिरना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। बैंक निफ्टी में भी कल जितने खराब हुए आज एक्स्ट्रा खराब नहीं हो रहे, तो ठीक है। ऐसा हाल बुरा है
लेकिन मतलब अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप खराब। अच्छा, एक और स्टॉक सुबह जिक्र किया था हमने जिसका रेलिगेयर एंटरप्राइज, अब 11% ऊपर है इस वक्त। इससे भी ज़्यादा गया था, 15-16% ऊपर हुआ था, अभी भी 11% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। पुराने मुद्दे जो सेटल कर लिए बिल्कुल, तो आज बड़ी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिख रही है रेलिगेयर में भी इस वक्त आपको। बजाज ऑटो टॉप गेनर आपके लिए निफ्टी पर 1.5%। HDFC बैंक लंबे समय बाद आप HDFC बैंक को गेन्स में देखेंगे, 1% ऊपर ही सही, बट लंबे समय बाद थोड़ा रिवर्सल यहाँ पर आया। ICICI, HDFC एक्सिस, चुनिंदा दिग्गज फाइनेंशियल्स और चुनिंदा दिग्गज ऑटो, यहीं से बाजार को मिला सहारा, बट ब्रेथ बहुत ही खराब थी। सिर्फ 6-7 निफ्टी स्टॉक्स जो पॉजिटिव क्लोज हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहे। 6.5% का बड़ा फॉल आया है। कोल इंडिया में 6% नीचे, BPCL, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पिछले हफ्ते का आउट परफॉर्मर रहा है, वहां पर भी आज आपने गिरावट देखी। ITC, ब्रिटानिया, L&T, ITC ज्यादा यार। ITC का एक भाई बहुत मजबूती में आज। कौन सा? रेड एंड व्हाइट। गॉडफ्रे? रेड एंड व्हाइट तो GTC नहीं, GTC गोल्डन टोबैको। हाँ, जरा उसका स्टॉक दिखाइए। आज 15-17-18% ऊपर है। जरा एक बार गोल्डन 16-17%, क्या हुआ? क्या बड़ा तेज में और भी है क्या? जरा VST और गॉडफ्रे फिलिप्स भी दिखाइए। खाली अकेला गोल्डन टोबैको ऊपर है या फिर दूसरे कोई और स्टॉक्स भी मौजूद है? VST नीचे है, ओके, और गॉडफ्रे फिलिप्स बताइए, ये भी नीचे। ठीक है, फिर तो ITC नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खाली GTC अपनी मर्जी से ही ऊपर है, तो हाँ, मतलब सो हेंस प्रूव्ड GTC नॉट ए सेक्टर लीडर है ना। मतलब ITC चले, ITC है, हाँ ITC है, तो ITC के पीछे बाकी 3 गिरे हुए ना, इसलिए। चलिए, ये है आपके लिए फाइनली। और बैंक निफ्टी में आखिरी मिनटों में बड़ी तेज शार्प रिकवरी, बहुत बढ़िया, 200 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। मधुर लगी है 40 घंटे की आवाज है ना, सच में मंडे के लिए तो बहुत मधुर है, मधुर लगी है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी हरे में बंद हो गया। ये अपने आप में बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच है ICICI बैंक को, जिसकी वजह से ये कमाल आप कर पाए हैं। और 16,950 को आप एवरेज क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी, लेकिन 16,958 के ऊपर आएगी, ये बात पक्की है। और 36,044 जो कल शुक्रवार का क्लोजिंग था, उससे ऊपर आप बैंक निफ्टी पर बंद होंगे। फाइनल आए लेवल्स, आइए विदा लेने का वक्त। ओह वाओ, एग्जैक्ट वहीं बंद हुआ, 16,953, 16,950 का स्टॉप लॉस दिया, वहीं जाकर बंद, और 36,082 पर बैंक निफ्टी भी। तो ये आपके लिए आज की क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक बैंक निफ्टी का बैंकिंग इंडेक्स ऐसा है जो हरे निशान में बंद हुआ है, बाकी सारे सेक्टर लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। विदा लेंगे सभी से। वागले साहब धन्यवाद, उसके अलावा हमारे सुमित जी का, सचिन जी का, मुदित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशु सर, किरण जी और जय ठक्कर साहब का भी दिल से धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात हो।